बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र, ट्यूसडे का सेशन, एक्सपायरी का दिन, लेकिन मार्केट में अच्छी तेजी नजर आएगी। स्पेशली बैंक निफ्टी में आपको जब से RBI का बूस्ट मिला है, डोज मिला है, बैंक निफ्टी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ। PSU बैंक इंडेक्स देखिए, एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, वहाँ पर 3% ज़्यादा की तेज़ी। मात्र IT आपको थोड़ा आज बैकफुट पर नजर आएगा, जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सुस्त है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें निफ्टी फिर भी 70-80 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। अच्छी चीज़, ब्रेथ अभी तक इंटैक्ट है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाएंगे, लेकिन याद रखिए आज एक्सपायरी का दिन है, तो आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी क्रूशल हो जाता है। क्या कुछ करना चाहिए ऐसे मार्केट में, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी करेंगे, उस पर बात मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ शो में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। बैंकिंग शेयरों के दम पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छी रौनक। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,200 के पार, करीब 1000 पॉइंट के उछाल के साथ बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार तेजी। उधर डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 6% नीचे। FCNR डिपॉजिट और RBI के हेजिंग नियमों में सरकारी बैंकों में आज तूफानी तेजी। 3% ज्यादा चढ़ा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। 4% ज्यादा उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हुए बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। ब्रोकरेज को 30 से करीब $50 बिलियन इनफ्लो की उम्मीद। बैंक के साथ ही आज ऑटो, NBFCs और डिफेंस शेयरों में भी अच्छी तेजी। 1.25% से ज्यादा चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही रियल्टी और केमिकल शेयरों में भी जोश, वहीं IT और PSEs में हल्का दबाव। TCS की AGM में चेयरमैन N चंद्रशेखरन का बड़ा बयान। कहा IT में फ्यूचर में जितने इंसान उतने ही होंगे AI एजेंट्स। छंटनी का प्लान नहीं, पर नई भर्तियां होंगी धीमी। AI खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर। ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट से इंडिगो ने भरी ऊंची उड़ान। HSBC, जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स के 5,500 तक के टारगेट। शेयर 4% ऊपर। इधर HSBC की खरीदारी की राइट के साथ कवरेज शुरू करने से दौड़ा IDFC फर्स्ट बैंक 3% ऊपर। सबसे बड़े क्लाइंट जापानी कंपनी QMI की गाइडेंस बढ़ाने से दौड़ा PI का शेयर। करीब 6% उछल कर वायदा के टॉप गिनर्स में शुमार। QMI के केमिकल ने H1 FY26 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस करीब 10.9% बढ़ाया। साथ ही पूरे साल का अनुमान भी बरकरार रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। और निफ्टी थोड़ा सुस्त, लेकिन बैंक निफ्टी में 900 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी वीरेंद्र जी। और मुझे याद है कि सुबह शुरुआत में आपने कहा था कि अगर 54,500 का लेवल ब्रीच करता है ऊपर की तरफ, तो निफ्टी बैंक में हम एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं। और अब देखिए ऑलमोस्ट 1,000 अंकों की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है डेज हाई में। RBI की तरफ से तो बड़ा सपोर्ट मिला ही है, साथ ही ब्रेथ भी आज अच्छी खासी नज़र आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि निफ्टी क्यों बैकफुट पर है? क्या इसका पीछे का कारण अगर समझने की कोशिश करें तो सिर्फ IT पैक है, और ऐसे में आज एक्सपायरी दिन है तो 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं आपको? कैसे अप्रोच करना चाहिए आज के सेशन को, स्पेशली ये आखिरी का 1.5 घंटा? शायद वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है ना। हमें मुकम्मल जहां मिला है आज। आप यकीन मानिए, देखिए शायद क्या था ना, हर किसी का एक दिन होता है ना। और ये हम CNBC आवाज पे आप और मैं थे, सुबह भी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। दिस सेशन, दिस वीक, दिस सर्कमस्टेंसेस बिलोंग्स टू निफ्टी बैंक। सिंपल एज दैट। श्रेया, ये कल तेजी हुई होती, कल भी, आप यकीन मानिए। कल हमें लपेट गया ये क्रूड, अदरवाइज ये तेजी कल भी होती। कल भी टेक्सचर इतना ही स्ट्रांग था, इतना ही मजबूत था, बस हमें लपेट गया ये क्रूड और ओवरनाइट फियर। बस ओवरनाइट ये अच्छा हुआ कि फर्दर इजराइल और ईरान के बीच में अगर आप देखें जो वो टेंशन था एस्केलेट नहीं हुआ, सीज फायर हो गया अगेन। ये चीज़ हमारे फेवर में। दैट कमोडिटी, आई मीन ब्रेंट 92.5, इसने उस
आई थिंक फियर फैक्टर को हटा दिया। आज सुबह मैं पहले निफ्टी पे बैंक पे आता हूँ और मैंने निफ्टी के लिए भी एक बड़ा क्राइटेरिया रखा था कि निफ्टी एक रेंज में है और कल के अगर आप एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो उसमें बखूबी लिखा हुआ था श्रेया कि 98,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट थी। मैंने सुबह क्लियरली डिफाइन किया था, आप निफ्टी लेके आइए पहले और रेंज लेके आइए, RS1 और बेस 1। मैंने क्लियरली कहा था दिस इंडेक्स इज रेंज बाउंड कंसिडरिंग कॉल्स प्लेसमेंट और पुट्स की प्लेसमेंट। कल 23, 300, 400, 500 की कॉल तबीयत से बिकी हुई थी। 282, 341 पार नहीं होगा। दिस इज अ अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट। इसके ऊपर खुल जाए तो बात दूसरी है, आप कॉल राइटर्स को बैकफुट पे ले आएंगे, बट दिस इज अ जोन विच इज हायर क्लस्टर। वो एक हायर क्लस्टर है, यहां से आप कोलैप्स देखेंगे और निफ्टी कोलैप्स हुआ। सुबह क्या बात हुई थी आप जाइए, अगर आप देखें उसको पढ़िए, कमेंट्री को क्लियरली मेंशन है। बोला था 23,100, 23,067 बेस 1। अगर हमें आप एक लॉजिकल ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो प्लीज प्लीज उस रेंज पर फोकस कीजिएगा 23,067। और ये मैंने बात लिखी थी स्पेशली 23,100, 23,067 कल का लो है, इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बट एक्सपायरी पुट राइटर वाज अलाइंड एट 25,100 आया, 25,100 को 4 टेस्ट किया और अब हम करीब 23,187 पे हैं। इस इंडेक्स से आज के सेशन में जितनी उम्मीदें थी वो मिल गई क्योंकि बैंक्स और आईटी और आपके मेटल्स कोलैप्स हो रहे थे। सो इस इंडेक्स के पास इतना ही था देने के लिए। जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए एक बार, और ऑप्शंस के स्टैट्स आपको क्या इंडिकेट करेंगे। अगेन 23,200 पे, 23,300 पे, 23,400 पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली ग्रिप करके बैठे हैं। लुक एट 23,200, 5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये आपको 200 से ऊपर निकलने नहीं देगा एज पर दी स्टैट्स। और नीचे द काइंड ऑफ पुट राइटिंग वी आर विटनेसिंग एट 23,100, 3 करोड़ 36 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, ये ब्रीच नहीं होगा। तो आपका क्लस्टर क्या है, नीचे 23,080, 23,100 और ऊपर की तरफ एज पर दी स्टैट्स जो आपका रेजिस्टेंस बनता वो थोड़ा फर्दर ड्रिफ्ट हो गया है। अब इन स्टैट्स के मुताबिक 23,200 और 23,230 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये कट गया अगर क्लोजिंग में तो आपको 40, 50, 70 पॉइंट टूवर्ड्स RS1 जो सुबह मैंने मेंशन किया था वो और मिल जाएंगे। तो ये रही बात निफ्टी की श्रेया। मैं आता हूं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मैं फिर कह रहा हूं हम कल भी चल सकते थे लेकिन दिन आज इसने चुना थैंक्स टू क्रूड। सुबह क्या बात हुई थी, कमेंट्री में क्लियरली लिखा था 54,200 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, खुलते हैं, हमारा कन्विक्शन था बेस 1। अगर इसके ऊपर रहा तो ये जनाब स्ट्रांग रहेगा और ये खुला भी उसी के ऊपर। स्ट्रेंथ थी यहां पर, खुला उसके ऊपर 54,78 के ऊपर क्लियर लिखा था 54,200 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। एंड फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा 20 डे पे, कल की हाई पे। कल का हाई क्या था, दैट वाज 54,500 कॉल राइटर, 54,400 पे 20 डे और कल का स्विंग हाई। एंड द मोमेंट यू विल क्रॉस इट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पड़ेगा 54,767। क्यों, 54,800 पे कॉल राइटर्स थे और वो अगर निकल गया तो आपको मिलेगा 54,967 और 55,110 वो श्रेया मिल चुका है। द बेस्ट फॉर द डे आपकी स्क्रीन पे है। अब आप पूछेंगे कि 54,110 मैंने क्यों लिखा। 54,110 ये 55,110 और 55,000 श्रेया ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी बैंक ने 24 अप्रैल के बाद इट्स थर्ड टाइम, तीसरी बार टच कर रहा है। प्लीज डायरेक्टर साहब चार्ट पे काम कीजिएगा, 50 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा। एक हमने छुआ था 7 मई को, देन कोलैप्स। उसके बाद दूसरी बार छुआ था 25 मई को, देन अगेन अ कोलैप्स, बट दिस टाइम सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। श्रेया अब मैं फिर एक कमेंट्री कर रहा हूं, यहां पे एक कमेंट दे रहा हूं। इंट्राडे ट्रेड तो खूबसूरत मिल गया, बट अगर हमें ये 54,800 के ऊपर क्लोज मिल रहा है, अगर हमें ये 55,000 के ऊपर क्लोज मिल जाए तो निफ्टी बैंक जिस अगले पॉइंट के लिए वर्क करेगा श्रेया वो है करीब करीब 55,400 और 55,600। अब आप उससे पूछेंगे वो क्या, दैट्स कॉल्ड 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो हमें इस क्लस्टर से, सिंकिंग क्लस्टर से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी इन द एब्सेंस ऑफ आईटी, इन द एब्सेंस ऑफ मेटल्स, इन द एब्सेंस ऑफ रिलायंस, इट्स कंप्लीट बिलोंग्स टू निफ्टी बैंक। श्रेया कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। राइट, बैंक निफ्टी पर जिम्मेदारी ज़्यादा है और अच्छी चीज़ ये कि ब्रेंट में जिस तरीके से हमने नरमी देखी, 92-93 डॉलर के आसपास काम काज कर रहे हैं और रुपए में मजबूती, ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। आज
फेवर में बैंक निफ्टी के, मार्केट के फेवर में, साथ ही आरबीआई की तरफ से वो जो बड़ा डोज मिला है वो तो पॉजिटिव है ही। तो फिलहाल बैंक निफ्टी पर रहेंगी नजरें। अब देखते हैं क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया है इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो क्लोजिंग कैसी रहती है उस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स बता देती हूँ कि मार्केट में अच्छी खासी तेजी है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कौन से स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा तेजी होती हुई नजर आई? इंटरग्लोब एविएशन सुबह ब्रोकरेज की रिपोर्ट बता रही थी, मैं सभी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव साउंड कर रहे थे। 5,500 के ऊपर के टारगेट प्राइस आए हैं, देखिए 4% चढ़ गया है। आयशर मोटर्स ऑटोज में खरीदारी है 2.5% ऊपर। जियो फाइनेंशियल और एसबीआई भी लिस्ट में जगह बनाई है। पीएसयू बैंक्स तो स्ट्रांग है ही आज, 2.5% एसबीआई ऊपर नजर आएगा और जियो फाइनेंशियल भी 2% ऊपर है। वायदा में अगर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर पूरा बैंकिंग स्पेस का ही स्टॉक्स दिखेगा आपको, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक 4.5% की तेजी यहाँ पर। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 5.5% चढ़ गया आज के सेशन में, तो शानदार रैली यहाँ पर। पीआई इंडस्ट्रीज चढ़ता हुआ नजर आया आज के सेशन में 4.5% और यहाँ पर अच्छी मजबूती। लेकिन अच्छे मार्केट में भी कुछ काउंटर्स जो बैकफुट पर हैं, उसमें टेक महिंद्रा आईटी पेन में है, करीब 1-1.5% पूरा इंडेक्स टूटता हुआ आज के सेशन में 2% नीचे। और ये जो सारे स्टॉक्स चल रहे थे, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2%। एनटीपीसी डाउन है, पावर ग्रिड पर भी डेंट पड़ा है 1.5%। और ओएनजीसी क्रूड में नरमी, तो इस पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। अगेन आईटी से आपको नजर आएगा ओरेकल फाइनेंशियल, परसिस्टेंट सिस्टम, वायदा के टॉप लूजर बने हुए हैं ये। 2.5-1.5% की गिरावट यहाँ पर। नौकरी भी टूटा। आईटी में अगर थोड़ी गिरावट आती है तो जाहिर तौर पर अमूमन हम ये देखते हैं कि नौकरी भी टूटता है, 2.5% नीचे ही है। और टाइटन आज सुबह से प्रेशर बना रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर गोल्ड में प्रेशर है, 2% के करीब नीचे नजर आएगा। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर ऐसा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि आज कमाई का अड्डा में होगा क्या। शो फ्लो समझा देती हूँ आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, रचना वैद्य, कविता जैन, आशीष कयाल, पंकज आंधड़ और जतिन गिडिया जी से। 2:20 पर लता जी आप को बताएंगे कि बैंकिंग में जोरदार तेजी क्यों है। फिर 2:30 बजे कंचन बताएंगे कि डिविस और पीआई इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। 2:35 पर नुपुर बताएंगी जेप्टो के आईपीओ में क्या खास है। फिर 2:40 पर नुपुरी बताएंगे कि टीसीएस फोकस में क्यों आया है। 2:50 पर आशीष बताएंगे एनएलसी इंडिया क्यों फिसला। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:10 पे स्ट्रैटेजी समझेंगे वीरेंद्र जी से। कल के लिए 3:15 पे डीलिंग रूम चेक लेंगे और 3:20 पे होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। और थोड़ा सा एज अ ट्रेडर आप निफ्टी पर नजर रखिएगा। निफ्टी पर, अब मैं कह रहा हूँ निफ्टी पर। निफ्टी अगर ये 23,220-30 की रेंज बाइसेक्ट करता है तो सुबह के स्विंग हाइज काटने की अपेक्षाएं आप कर सकते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। अच्छा दिन है आज। ट्रेड रहेगा वही बैंकिंग क्षेत्र जो लीड कर रहा है और स्टॉक इस वक्त मैंने चुना है एसबीआई। ब्यूटीफुल चार्ट, 1000 को जैसे पार किया है, जो पैटर्न बना है बिलो 1000 और जैसे पार किया है, ब्यूटीफुल। अब ट्रेड करें 1005 पर, स्टॉप लगाएंगे 1000 का, सिर्फ 5 रुपए का। लेकिन टारगेट बना दे 1025 कल तक के लिए। हो सकता है आदमी चला जाए, लेकिन अप मूव ऑन है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गाबा सर को पसंद आ रहा है। यहाँ पर खरीदारी की राइट डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। रचना जी गुड आफ्टरनून। इस वक्त की आपकी ट्रेड क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त की अब मेरी ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगी। आईसीआईसीआई प्रू फ्यूचर्स को हम सेल करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 480 का फ्यूचर्स पे। डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 469। ओके, आईसीआईसीआई प्रू आपका अगर आप देखें तो लॉन्ग ट्रेड है यहाँ पर। आईसीआईसीआई प्रू नहीं, शॉर्ट ट्रेड है, माफ कीजिएगा, शॉर्ट ट्रेड है। और ये एक बार जरा इसका ओआई भी रखिएगा जरा प्लीज। 77,000 शेयर इसमें ऐड हुए हैं, 0.45%। ठीक है, आई मीन इस वक्त डीलो पे ट्रेड करता हुआ शॉर्ट ट्रेड है। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? आफ्टरनून वीरेंद्र जी, आफ्टरनून एवरीवन। सो मेटल्स में नैल्को एंड हिंडाल्को परफॉर्मिंग वेल। नैल्को अगर आर्ली चार्ट पर देखें और इवन ऑन अ डेली चार्ट अपने 100 EMA पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है आफ्टर 4 डेज के एक अच्छी गिरावट के बाद। आर्ली चार्ट पर ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक बाउंस आते हुए दिखता है। मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ प्ले होते हुए देख सकते हैं। 375 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए फॉर द प्राइस मूव ऑफ 395-400। नैल्को निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी है, खरीदारी की राय कविता जी की तरफ से इन स्तरों पर। आशीष जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी?
हाँ, गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए, मेरी जो ट्रेड होगी वो है आरबीएल बैंक में। पहले तो बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग रुझान देखा जा रहा है जो रिवर्सल अपसाइड की ओर हो रहा है, और आरबीएल बैंक उसी में एक लीडर भी है क्योंकि 52 वीक्स हाई के आसपास चल रही है स्टॉक, जहां पर काफी सारे स्टॉक्स फिसले हुए। तो आरबीएल बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है वो 375 का है और स्टॉप लॉस 345 का लगाना होगा। ओके, 345 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 375 का यहाँ पे टारगेट है। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड ऑल द को-पैनलिस्ट। वीरेंद्र जी, अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहे कि फ्लोर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाया दिन के दौरान। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1820-22 की रेंज है। खरीदारी की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस 1805 रुपए का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 1 से 2 दिन में 1860 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट्स पसंद आ रहा है पंकज जी को। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में शानदार रैली और इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय पंकज जी की तरफ से। मीनवाइल अदानी ग्रीन में भी एक लार्ज ट्रेड होता हुआ आपके स्क्रीन पर है, नीचे टिकर टाइम अपडेट कर रही है। 2% ऊपर अदानी ग्रीन भी आपको नजर आएगा। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट आइडिया भी समझ लेते हैं इस मार्केट में आपका क्या होना चाहिए। मयूरेश जी जुड़ते हुए। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। मुझे लगता है आई थिंक फार्मा स्ट्रोक हेल्थ केयर ये क्षेत्र हमें काफी समय से पसंद आ रहा है। फार्मा ने एक्सेप्शनली अच्छा किया है, स्पेशली सीडीएमओ सीएसएम प्लेयर्स, बट हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी एक यूनिक स्ट्रेंथ दर्शाई जा रही है पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से। इसी प्ले में यथार्थ हॉस्पिटल्स हमारे वॉच लिस्ट पे है। 2-3 की रीजंस। एक, आई थिंक जो इनकी बेड कैपेसिटी है, जो प्लान्ड एक्सपेंशन है 3200 बेड्स की तरफ, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ यथार्थ हॉस्पिटल का जो एक प्ले है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ है, और एक्सपेंशन प्लान्स प्लान्ड एंड 3 साल के बियॉन्ड 5000 बेड्स तक लेके जाने की इनकी क्षमता है। गुरुग्राम में जो ये नया क्लस्टर खोल रहे हैं, यहाँ पे आई थिंक उम्मीद यही है कि जो इंक्रीमेंटल केपेक्स ये करेंगे लगभग 200 करोड़ के आसपास, फिक्स्ड एसेट टर्न्स कैन बी फार हायर, और जो ये एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड देख रहे हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस क्लस्टर कैन बी इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज पर बेड। जो उनकी एवरेज ARPOBs यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड FY 26 के लिए लगभग 33,500 रुपये थी। दिल्ली में इनकी एंट्री हो रही है, फरीदाबाद में भी एक्सपेंशन चल रहा है, और इसके वजह से आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, फरीदाबाद में 38,000, दिल्ली में 40,000 के आसपास एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। जैसी यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगी इन द क्लस्टर्स दैट वी आर प्रोबेबली लुकिंग अबाउट, और मैनेजमेंट के एस्टिमेट है, अब थोड़े एस्टिमेट शेव ऑफ भी कर दें, तो इंक्रीमेंटल ARPOBs FY 27 FY 28 के रिलेटिवली या सॉलिड बेहतर हो सकते हैं फ्रॉम 33,500, और एवरेज शायद 38 से 40,000 तक जा सकता है, विद द एवरेज कॉम्पनसेशन हैपनिंग इन द कॉम्पनसेशन हैपनिंग इन नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज एज वेल। तो क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा, मार्जिन्स पे एक एक्सपेंशन देखा जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड FY 27 FY 28 नंबर्स मेरे हिसाब से और भी बेहतर हो सकते हैं यथार्थ हॉस्पिटल से। तो ये स्टॉक आपके नजर ऑप्शंस पर। यथार्थ हॉस्पिटल मयूरेश जी की पिक हो गई। इन्वेस्टमेंट आइडिया है इनका, ये लंबी अवधि की नज़र से ध्यान रखिएगा। अच्छा, रिकैप कर देती हूँ, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और एक सेल साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी बाई साइड की ट्रेड है। गाबसन ने PSU बैंक्स स्पेस से चुना है SBI, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। 1025 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। रचना जी, एकमात्र सेल साइड की ट्रेड देती हूँ ये। ICICI प्रू लाइफ में आंकड़े आए आज मई में, हालांकि इसके तो आंकड़े साल दर साल बढ़ के आए हैं, रखूंगे वो डेटा थोड़ी देर में आपके सामने भी, लेकिन यहाँ पर बिकवाली की राय क्योंकि ऊपर इस तरह से फिसला है ये, तो 469 का नीचे का टारगेट है, 480 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी मेटल स्पेस से नैल्को के साथ जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर अच्छी रिकवरी आज के सेशन में 395 400 तक के टारगेट देख रही हैं वो, आपको 375 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आशीष जी आरबीएल बैंक के साथ जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो पूरा पैनल का झुकाव जो है वो बैंक्स की तरफ ही है। 375 का टारगेट है, 345 का स्टॉप लॉस लगाइए। पंकज जी ने अदानी ग्रुप स्टॉक से चुना है अदानी पोर्ट्स, जहां पर अच्छी बाइंग हमने पिछले कुछ सत्रों से देखी है। 1860 का टारगेट है, 1805 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में मयूरेश जी ने यथार्थ हॉस्पिटल चुना है इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर, जहां पर लंबी अवधि की नज़रिए से आप एक नज़र रख सकते हैं। मीनवाइल बैंक निफ्टी में और स्ट्रेंथ बढ़ती हुई, जब हमने शुरुआत की थी शो की तब 992 अंक ऊपर था, अब देखिए 1032 अंक ऊपर, लगभग 2% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ।
लेकिन आईटी बैकफुट पर है। एक बार आईटी पैक रखेंगे स्क्रीन पर और 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। मयूरेश जी, टीसीएस की एनुअल जनरल मीटिंग थी और टीसीएस के चेयरमैन चंद्रशेखर जी ने कहा कि टीसीएस में एआई एजेंट्स की संख्या ह्यूमन एम्प्लॉयज़ के बराबर हो सकती है। एआई को लेकर अग्रसर होकर वो कामकाज कर रहे हैं। तो मान लीजिए 6 लाख एम्प्लॉय हैं टीसीएस में, ह्यूमन एम्प्लॉय, तो 6 लाख एआई एजेंट्स भी होंगे। इसे कैसे रीड करते हैं आप? क्या एआई अवसर पैदा कर रहा है क्योंकि एआई एजेंट्स को मैनेज भी ह्यूमन करेंगे, या फिर एक बड़ा सेटबैक? आपकी रीडिंग क्या कहती है और आईटी स्पेस को लेकर अब क्या व्यू बन रहा है? श्रेया जी, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ जो स्पीच में चंद्रशेखर साहब ने कहा, और 2-3 चीज उभर के आ रही है। ऑब्वियसली आई थिंक एआई डिप्लॉय करने के लिए you need to probably have some element of deep capability expertise, और इसके लिए आई थिंक जो शॉर्ट टर्म ओपनिंग्स आ रही हैं इसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक, अगर आप जॉब पोर्टल्स देखें या लिस्टेड जॉब कंपनीज, लार्ज पार्ट ऑफ ओपनिंग्स आर नाउ कमिंग थ्रू इन टर्म्स ऑफ इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कोडिंग को देखे मोर टुवर्ड्स द एआई पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे ऑटोमेशन, प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड हाउ टू प्रॉब्ली यूज बेटर इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन लेयर इटसेल्फ, इसकी जॉब ओपनिंग्स बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है। और दूसरा, अगर आप फ्लेक्स ऑफिस स्पेसेस देखें, यू लुक एट ऑफिस स्पेसेस लाइक वीवर्क एज एन एग्जांपल, उनके वो मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें या उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप देखें, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि आई थिंक द नंबर ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो 2100 है इंडिया में एट द एंड ऑफ 24, बाय द एंड ऑफ ईयर 2030 शायद ये 2500 3000 के आसपास जाए इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर। और इसीलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्लेक्स सीट्स, यानी जो फ्लेक्सिबल वर्किंग सीट्स हो सकती है, इट विल बी मोर एआई ड्रिवन इज व्हाट द मैनेजमेंट प्रॉब्ली फील्स। सो समवेयर आई कंकर कि जो टीसीएस की स्टेटमेंट्स है कि एआई के वजह से आई थिंक देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग थ्रू एंड एवरी टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स रेवोल्यूशन। हालांकि नंबर्स में ही नहीं दिख रहा आईटी कंपनीज के फिलहाल, और हमें अभी भी लगता है आई थिंक ये पूरा टाइम और प्राइस कंसोलिडेशन का शायद फेज हो सकता है। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एज द कैपेबिलिटीज डेवलप इन हाउस, और जैसे इनकी कैपेबिलिटी की एक ऑप्टिमल लेवल पहुंच जाएंगी, मे बी क्वार्टर 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, जो इनके एंड कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे आई थिंक जो इनके एप्लीकेशंस हो सकते हैं डिप्लॉय करने के लिए बिटवीन द लेयर्स दैट आईटी कंपनीज माइट डू इन टर्म्स ऑफ एजेंटिक एआई एजेंट्स, आई थिंक दैट कैन बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड दैट कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। कंपटीशन तगड़ी है और इसलिए आई थिंक आईटी कंपनीज विल हैव टू गियर अप वेरी फास्ट, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ। और इसलिए आई थिंक एक इफ बट सिनेरियो है, इट इज गोइंग टू गो थ्रू अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, हायरिंग ट्रेंड्स और फ्लेक्स कैपेसिटीज कैसे शेप अप होती है, ये शायद एआई यूनिवर्स के लिए शायद बेहतर ही होगा। जी चलिए, निफ्टी आईटी की बात होगी, लेकिन अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। ये भाग क्यों रहा है? और इस बीच हमारे साथ लता वेंकटेश मैम हैं भी इस वक्त बातचीत करने के लिए। मैम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप यकीन मानिए 5 जून तक, पॉलिसी से पहले, जब से ये वॉर शुरू हुई थी मैम, एक मैं डेटा क्रंचिंग कर रहा था, निफ्टी बैंक वॉज द वर्स्ट इंडेक्स सिंस कमेंसमेंट ऑफ दिस वॉर, है ना, शुरू जब से हुई थी। एंड सो फार इन जून बैंक निफ्टी इज द बेस्ट इंडेक्स इन वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। ये तेजी का कारण क्या है मैम? ये जो पॉलिसी में इनिशिएटिव्स आरबीआई ने लिए, सरकार ने कदम उठाए, पहले आप बताइए कि एग्जैक्टली एक एक करके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना इन्फ्लो आने की यहाँ हम एक्सपेक्टेशन रखें। ओके, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिसी के पहले भी बैंक निफ्टी ने भागना शुरू कर दिया था। पॉलिसी के दिन थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हुआ, वो तो फ्राइडे बहुत ही ख़राब दिन था, इट वाज अ ग्लोबल रिस्क ऑफ, लेकिन उसके पहले भी थोड़ा भाग चुका था। और वो इसीलिए कि ये जो प्रपोजल्स हैं FCNRB डिपॉजिट्स के, फॉरेन करेंसी फॉर नॉन रेजिडेंट्स, वो प्रपोजल हवा में था कि वो आने वाला है, और ये ECB का भी आइडिया था मार्केट में। अब जून 5 को वो ऐलान किया गया, लेकिन उसके डिटेल्स में फिर भी थोड़ा मिस्ट्री था। और जब मंडे नाइट को वो रिलीज हुए, तब एक स्कीम में एक रिलीफ था, दूसरे स्कीम में एक सरप्राइज था, और उसी के कारण आज बैंक निफ्टी भाग रहा है। रिलीफ क्या था? FCNRB, ये एक डिपॉजिट है जो फॉरेनर्स देते हैं, और उसको हम रुपये में कन्वर्ट करोगे तो बैंक्स कैन लेंड मोर, और उसका वो डॉलर डिपॉजिट को आरबीआई पूरी तरह हेजिंग अपने बुक्स में ले लेंगे। तो वो इंडियन बैंक्स को ये ऑलमोस्ट रुपी डिपॉजिट के बराबर हो गया, थोड़ा सस्ता होगा, थोड़ा अपना
स्वैप कॉस्ट उनको दे देंगे तो ज़्यादा भी आएगा पैसा, ये सब तो सबको मालूम पड़ गया जून 5 को। सरप्राइज एलिमेंट या रिलीफ एलिमेंट, सॉरी नॉट सरप्राइज, रिलीफ एलिमेंट ये था कि क्या बैंक्स लोन देकर ये डिपॉजिट ले सकते हैं क्या, जस्ट हेल्प देम लेवरेज। और जो रूल्स आए मंडे नाइट वो वेरी क्लियरली बता दिए कि इंडियन बैंक्स कैन ऑफर लेवरेज टू डिपॉजिटर्स टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। अगर वो 100,000 के डिपॉजिट लाएंगे तो उसको 10 गुना वो लोग लेवरेज दे सकते हैं, तो वो 1 मिलियन हो जाएगा, $1 मिलियन। और इसके वजह से द फंड्स कैन इंक्रीज। वो लेवरेज का परमिशन मिल गया, वही एक रिलीफ था। एक डाउट था बैंकर्स के मन में कि कहीं रिजर्व बैंक वो प्रोविजन ना रखें। दैट इज अबाउट FCNRB। और इसीलिए one of the reasons why Bank Nifty is running, it means slightly cheaper deposits, cost of funds. Second reason ये है कि जून 5 को हमें बताया गया कि PSUs can raise external commercial borrowings, ECBs, basically dollar denominated loans. अभी PSU में क्या SBI गिना जाएगा ये हमें पता नहीं था। Some of us assumed कि public sector banks will be allowed. Some of market assumed public sector banks are not called PSUs. PSUs are PSUs, NTPC, PFC, etc., etc. लेकिन सरप्राइज एलिमेंट ये था कि जब मंडे नाइट को आया रूल, all banks were allowed to raise foreign loans, जिसको वो लोग कहते हैं OFCB, Overseas Foreign Currency Borrowings, same as a foreign loan. Now that was a big relief because that again can be slightly cheaper than raising deposits or certificates of deposit in India. That will also mean slightly cheaper cost of funds. अभी इसमें थोड़ा टेक्निकलिटीज है, विदहोल्डिंग टैक्स कितना लगेगा, कौन सा जुरिस्डिक्शन से लगेगा, ऐसे थोड़े अभी भी आयनिंग आउट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल रिजर्व बैंक विल नॉट गिव अ प्रपोजल विच इज मोर एक्सपेंसिव, इट विल बी चीपर फंड्स। तो डायरेक्शनली बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने वाले हैं और उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स घटने वाले हैं, ये तय है। And that explains this 1.8% or 1.5% run up in the Bank Nifty today. अच्छा मैम ये बताइए, मेरे को थोड़ा सा एक चीज पूछना था आपसे। Since you are saying banks are also included in PSUs, है ना? Yes. अब आप बाहर से कितना फंड रेज करेंगे और जो ये हेजिंग कॉस्ट RBI शेयर करेगा, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी? मतलब एक क्या पहले फियर होता था कि भाई अगर हेजिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई तो टोटल जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड है वो काफी बढ़ जाएगी, क्या ऐसा था क्या? नहीं, at all times dollar deposits, dollar loans are cheaper than Indian loans. वो hedging के वजह से same cost हो जाता है और शायद कभी once in a way बढ़ जाता है, but usually hedging cost add करोगे foreign loans को तो it is more or less the rupee cost. Because hedging cost अभी RBI bear कर रहा है, the loans raised will be cheaper. Adding half the hedging cost will be cheaper than the amount. अभी यहाँ पर 7% पे कर रहे हैं तो वो शायद बाहर लोन पे 5% प्लस 1.5 परसेंटेज पॉइंट hedging cost 6.5 में ज़रूर मिलेगा, ये तय है। अभी सिर्फ उसका विदहोल्डिंग टैक्स में थोड़ा डाउट है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी कॉस्ट कम्स अ फ्यू बेसिस पॉइंट्स लोअर। एक और चीज़ मैं बताऊँ, बिकॉज दीज डिपॉजिट्स आर गोइंग टू कम एंड बिकॉज दीज लोन्स आर गोइंग टू कम, बाजार में जो बैंक्स यहाँ पर रुपी CD उठाते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, उसके यील्ड्स ऑलरेडी घट गए हैं। ऑन द डे ऑफ द पॉलिसी इटसेल्फ वो कुछ 20-25 बेसिस पॉइंट्स घटे हैं, अभी और भी घटे हैं। मतलब even if you don't access the foreign exchange loan, even if you're only going to the CD market, it is cheaper than what it was last week. So there is no doubt that cost of funds has fallen by a small percentage. It's not a big deal, but directionally banks are at a better place. ओके, शुक्रिया मैम इतनी इजी तरीके से आसान भाषा में CNBC आवाज़ के दर्शकों को बताने के लिए कि बैंक निफ्टी में आज ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई है। थैंक यू सो मच मैम। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई पर, और साथ ही जिस तरीके से RBI का बड़ा डोज मिला है, FCNRB स्कीम हो गई, ECB रूट हो गई और PSU बैंक से एक बार फिर से लेकर आई है स्क्रीन पर, और आज हम यहाँ पर 3% की तेज़ी के साथ कामकाज करें, 3.5%। SBI गावस्कर की पिक थी, यहाँ पर तो अच्छे मूव है ही। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा रखेंगे स्क्रीन पर, 5% से ज़्यादा की तेज़ी, यहाँ पर वायदा का टॉप गेनर भी बना हुआ है ये। आशीष जी, बैंक ऑफ बड़ौदा जिस तरीके से आज भागा है, इन लेवल्स पर जिनके पास नहीं है वो हाथ लगाएं, और जिन्होंने आज लिया है क्या वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें?
क्या सलाह होगी? देखिए श्रेया, ओवरऑल सभी बैंकिंग स्टॉक्स में बाएंगे। अगर इंडेक्स ही इतना स्ट्रांग है, अराउंड 2% के आसपास, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएसयू बैंक्स में आप देखेंगे, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे भी स्टॉक्स काफी अच्छे एसबीआई करते हुए। तो ओवरऑल अभी बाय मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही रिस्की है। अगर आप देखेंगे तो एक दिन की जो रैली होती है दूसरे दिन फिजल आउट भी हो जाती है, और इस लेवल पे बैंक ऑफ बड़ौदा का बाय करना 5% चढ़ने के बाद में रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। तो यहां से अगर आपको कोई डिप मिलती है 268 267 के आसपास, वहां पर बाय करिए। स्टॉप लॉस 260 का लगाना होगा, और फिर हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 280 का। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाना बेटर है इस मार्केट में, रेदर देन ब्रेकआउट। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए। बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5% ऊपर आज के सेशन में। 2:30 बज गए हैं, वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा से, आशीष जी से और कविता जी से। तो गाबा सर बताइए फिर कैश में कौन से पिक? फार्मा से चुना है, गुड आफ्टरनून टू श्रेया। उसका नाम है मार्क्सेंस फार्मा। मार्क्सेंस ट्रेड करे 250 पर, स्टॉप लगाएंगे 240 पर। 10 रुपीज का जरूरी है, टारगेट 265। मार्क्सेंस फार्मा। ओके, टॉप कैश कॉल्स में प्रकाश की कॉल होगी मार्क्सेंस फार्मा। आशीष जी, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर्स में यहाँ पर एक अच्छा रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है, तो दीपक फर्टिलाइजर पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1450 का, और टारगेट देख सकते हैं 1580 का। दीपक फर्टिलाइजर आशीष जी की पिक हो गई कैश में। कविता जी, कैश में आप कौन सा काउंटर देख रही हैं? So, श्रेया, जेबीएम ऑटो का सेटअप काफी अच्छा है, हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है और एक अच्छा टफ बनते भी दिख रहा है ऑन 200 डेज ईए में विद एनगल्फिंग फॉर्मेशन। थोड़ा पोजिशनल सेटअप देखना चाहिए अंटिल काउंटर 655 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड मूव इन अ डे और टू दिखता है 687.20 तक। जेबीएम ऑटो कैश कॉस्ट में आप देखेंगे शुमार है आखिरी में 669 पर आप देखें बाय कॉल। एक बार निफ्टी लेके आइए, निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक स्टिल एट डे हाई, निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें 23,200 के आसपास कॉलेटर्स के जोन के आसपास सेटल हो रहा है। मेरे ख्याल से दिवीज लैब किसी की कॉल्स में शामिल था, मैं पिछले 10 मिनटों में देख रहा हूँ दिवीज लैब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। पता नहीं मुझे, आई एम नॉट श्योर, बट दिवीज लैब का वॉल्यूम्स 25 मई के बाद आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे पोस्ट कर रहा है ये। और जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आया था 22 मई को, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट टेकिंग, सप्लाई, सेलिंग आई थी, वो आई थी पूरी की पूरी 20 मई से लेकर लगभग आप समझिए 25 मई के जोन में। आज लगभग उतने ही वॉल्यूम्स के बीच में इसमें एक रिवर्सल है। पंकज, आपका टेक क्या होगा दिवीज लैब पे? पहली बात तो यह है इसने बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड किया 50 DMA के ऊपर, मतलब एक कूलिंग ऑफ ज़रूरी थी वो हुई, कूलिंग ऑफ के बाद साइडवेज मूवमेंट होना ज़रूरी था वो भी हुआ, वॉल्यूम्स के साथ उस जोन से इजेक्ट करना चाहिए था वो भी हुआ, डेरिवेटिव्स में 2% का OI बिल्डअप। आपका ठीक क्या कहता है उसके लिए? एब्सोल्युटली वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से ये वीकली कैंडल को भी इसने एंगेज कर लिया है, एंगल्फ कर लिया है पूरी तरीके से। और एक जिस हिसाब से वॉल्यूम और RSI में जो पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहा है, क्लियर संकेत मिल रहा है यहाँ पर कि लोअर लेवल से जो रेजिलियंस दिखाया है ये ऊपरी लेवल पर 6,900 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। और अगर कोई भी गिरावट होती है, कोई भी रिट्रेसमेंट आती है 6,720-30 के आसपास तक, तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी सर। दिव्यस लैब खरीदारी की सलाह है, इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा पंकज जी का मानना है। डेज हाई पर इनफैक्ट खबर भी है स्टॉक पर। दिव्यस लैब डेज हाई पर क्यों है ये समझाने के लिए कंचन जुड़ रही हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। दिव्यस लैब साथ ही PI इंडस्ट्रीज दोनों आज अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करे, तो शुरुआत दिव्यस लैब पे कर लेते क्योंकि अभी चर्चा भी हो रही थी, क्यों है तेजी? बेसिकली यहाँ पे यूएस ने जो चाइना की एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कंपनी है वूजी एप्टेक को चाइना की मिलिट्री घोषित जो है वो कर दिया है, जिससे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको यहाँ पे काफी बड़ा जो मौका है वो आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, तो हम पहले से जानते हैं कि जो डिवीज लेबोरेटरीज है वो अपने GLP-1 और साथ ही साथ जितने भी पेप्टाइड के APIs है उसकी काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, काफी बड़े पैमाने पे इनकी जो सप्लाई है वो भी हमें होती हुई दिखाई देती है। अब साथ ही साथ जो नई मेडिसिन की टेक्निक है उसमें डिवीज लैब की जो मजबूत पकड़ है उससे भी यहाँ पे काफी बड़ा फायदा जो है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे अब होगा क्या, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें डिवीज को काफी बड़ा मौका जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और यूएस फार्मा कंपनियों के लिए जो भरोसेमंद सप्लायर है वो डिवीज लैब यहाँ पे बन के सामने आया है। एक बार इसके साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा मुद्दा समझा देती हूँ। देखिए, जो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल ने
वूजी एप्टेक को चाइना की बिगेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसको मिलिट्री ऐप के नाम से एक तरीके से घोषित कर दिया है, जिससे अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो यूएस है वो लेता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को यहाँ पे काफी बड़ी जो राहत है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिवीज लैब ही नहीं, इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज है जो आपके रडार पे रहनी चाहिए, जैसे कि साई लाइफ साइंसेस, पिरामल फार्मा, सिंजीन, न्यूलन लैब्स, और यहाँ पे डिवीज लैब की तो हमने बात कर ही ली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक हमें जो तेजी का मोमेंटम है आता हुआ दिखाई दिया है। तो जो ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है उससे भारतीय कंपनी को काफी बड़ा मुनाफा है। ओके, तो बात हो गई दिविस लैब की। पीआई इंडस्ट्रीज कंचन, यहाँ पर तेजी क्यों, ये भी गेनर्स में शुमार है आज? जी, बेसिकली यहाँ पे जो गाइडेंस है वो हमें आती हुई दिखाई दी है। रेवेन्यू गाइडेंस की बात करी जाए तो करीब 11% तक की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे हमें देखने को मिली है। फिस्कल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ की बात करी जाए तो साथ में जो आउटलुक है उसको काफी शानदार यहाँ पे बताया गया है। पीआई इंडस्ट्री का जो काफी बड़ा जो फॉरेन का ग्राहक है वो है कुमार शेम, वहां से भी एक अच्छी खासी जो हमें गाइडेंस है वो आती हुई दिखाई दी है। अब देखिए, क्लाइंट से मजबूत आउटलुक से ये पूरा का पूरा जो इस टाइम पे पिक्चर है पीआई इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी होती हुई हमें दिखाई दी है। एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो आगे चल के अच्छी रह सकती है, ये भी अनुमान यहाँ पे जताया गया है। ग्लोबल एग्रोकेमिकल बिजनेस में भी जो सुधार है उसकी उम्मीदें यहाँ पे जताई जा रही है, और जो ऑर्डर फ्लो है उसमें भी शानदार तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जो गाइडेंस है इनके फॉरेन जो कंपनी है वहां से काफी शानदार आउटलुक है। ओके, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों स्टॉक्स में तेजी का कारण बताने के लिए। आपकी स्क्रीन पे पीआई इंडस्ट्रीज अप अबाउट 4.4%। मैं इस पे टेक्निकल सेटअप नहीं लूंगा अभी, क्योंकि स्टिल इंट्राडे हाई तो ये क्रिएट कर ही चुका है, तो बड़ी वाइल्ड मूवमेंट के बाद यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करूंगा किसी ट्रेड को लेने की बात। मीनवाइल निफ्टी बैंक फर्दर 50 पॉइंट मूव किया है डी हाई पर आता हुआ, और कुछ काउंटर्स जहाँ पे अच्छे खासे मूव आ रहे हैं। एक बार मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था कि वॉल्यूम्स कहाँ पर हैं, रिवर्सल्स कहाँ पर हैं। एक बार लेके आइए चोला फाइनेंस, ये डी हाई की डायरेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, ये अपने रिवर्सल में टेंडियमा को टेस्ट करता हुआ अच्छा मूव यहाँ पे है। और उसके बाद लेके आइए आप जरा एक बार पॉली कैब इंडिया 9577, ये भी इंटरडे लो से रिकवर होता हुआ, ये कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। फिर आप आइए केबल और वायर सेगमेंट में, एक बार पॉली कैब हो गया, एक बार लेके आइए आप KI इंडस्ट्रीज, इट्स 5169, ये डीलो की तरफ फ्लो करता हुआ। तो ये कुछ काउंटर जो अच्छा कर रहा है, बट इट सीम्स दैट पॉलीकैब एक मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आपका व्यू क्या होगा यहाँ पर आशीष कयाल जी? पॉलीकैब को कैसे ट्रीट करें? I mean, क्या ये अब नए क्लस्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? कोई ट्रेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आपका? देखिए वीरू, पॉलीकैब पे एक डिस्क्लोजर ही हमारे होल्डिंग्स में भी है, और यहाँ पर ओवरऑल अगर रुझान देखें, ये स्टॉक 52 हाई के पास में ट्रेड हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड इसने दिखाया है पिछले काफी हफ्तों में, और ऐसे मार्केट में भी ये नए हाई के पास में ही है। तो ओवरऑल रुझान बाई साइड पे है पॉलीकैब में। यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से कोई भी डिप अगर मिलती है नीचे में 9360 के आसपास, तो वहां पर आप फ्यूचर्स का पोजीशंस ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे। और ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर स्टॉक में आता है वो साइकोलॉजिकल लेवल जो 10,000 का है, वो लेवल पे आप टारगेट बना सकते हैं। और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको, वो 9160 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। पॉलीकैब बायो इन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, और शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी दिखाई दे रही है। अच्छा, फार्मा स्टॉक्स की अभी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले। बर्स्टन ने आज हेल्थ केयर स्पेस पर एक रिपोर्ट निकाली थी, वो मैं पढ़ रही थी। जाइडस लाइफ साइंसेस, ल्यूपिन और साथ ही सन फार्मा रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। इन तीनों ही स्टॉक्स पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग रखी है, और साथ ही ऑरबिंदो फार्मा पे तो कवरेज इनिशिएट किया है मार्केट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। तो यहाँ पर ये व्यू हो गया, लेकिन अंडर परफॉर्म है बायोकॉन और मैनकाइंड फार्मा। बायोकॉन ने तो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, तो ये बर्स्टन की रिपोर्ट। लेकिन ल्यूपिन का एक बार चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। 2024 में शानदार रिटर्न्स मिले थे। इनफैक्ट पिछले साल भी देख लिया, 25 में तो 13% का रिटर्न दिया है ल्यूपिन ने। आउट परफॉर्मेंस इसने भी दिखाई है। एक बार ल्यूपिन का चार्ट देखेंगे पंकज जी आप, 2500 के लेवल पर कैसा नजर आ रहा है ये? ल्यूपिन 2200 की 2250 की रेंज पे अभी फिलहाल 2260 के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। देखिए, पिछले 3 हफ्तों से ये काउंटर जो है काफी कंसोलिडेशन की फेज में है। एक लोअर लेवल का जो इसका बेस बना हुआ है वो करीब 2230 2232 के आसपास का है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये 2300 के ऊपर एक बार काउंटर अगर चलना शुरू हो जाता है तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर देखने मिल सकती है।
अभी भी इसके अंदर जो रुझान रहेगा वो बाय ऑन डिप्स वाला ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में मेरी जो नजरें हैं वो फार्मा के ऊपर थोड़ा बुलिश व्यू के साथ में है। राइट तो 2260 के लेवल पर कर रहा है कामकाज ल्यूपिन और यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने की बात कही गई है। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस का भी वक्त हो रहा है। पंकज जी, रचना जी और आशीष जी से धमाकेदार ऑप्शंस ले लेंगे। तो रचना जी, शुरुआत आपसे ऑप्शंस में बताइए, फिर ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? जी, ऑप्शंस के लिए हम जैसे सुबह एक्सिस बैंक चूज करा था, हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे 1300 के सी को बाय कर सकते हैं और ये 1300 के सी में हम इसको लॉन्ग करेंगे जस्ट अ मोमेंट विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1717 एंड अपसाइड में हमारा टारगेट रहेगा अप टू 30 एंड 35 बाय टुमारो। ओके, एक्सिस बैंक 1300 की कॉल। ये पूरा पैनल अगर आप देखें तो बड़ा समर्पित सा है इस वक्त एक्सिस बैंक पे कल से ही। पंकज, आपका ऑप्शन ट्रेड? सर मैं इंडसइंड बैंक के 900 के कॉल ऑप्शन काफी डीप इन द मनी कॉल है, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक का 900 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 38 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो है इसका एक मेंटेन करके चलना होगा 31 का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये 52 रुपीज तक की टारगेट दिखा सकता है आज और कल में। इंडसइंड बैंक। आशीष जी, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? देखिए, इंडिगो में आज सुबह से ही अच्छा रुझान देखा जा रहा है और ओवरऑल स्टॉक मेरे ख्याल से पॉजिटिव टेरिटरी में काफी समय के बाद में ट्रेड कर रहा है। पिछले 2-3 कैंडल के हाई भी निकाल दिया है। तो यहाँ पर इंडिगो के 4500 का कॉल ऑप्शन है जहां पर नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट इस स्टॉक के अंदर आते इस कॉल ऑप्शन में आ सकते हैं वो 175 का देख सकते हैं। करीबन 130 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है और स्टॉप लॉस 105 का लगाना होगा। इंटरग्लोब एविएशन आज सुबह रिपोर्ट्स देख रही थी ब्रोकरेजेस की, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट थी, उसके बाद दिए आज तेज़ी। हालांकि कल तो काफ़ी गिरकर 2.5% की करीब गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ था। अच्छा, जो टारगेट प्राइस आए हैं इंटरग्लोब एविएशन पे वो काफ़ी अट्रैक्टिव आ चुके हैं। 5500 तक के टारगेट प्राइस आए हैं इंटरग्लोब एविएशन पर। एक तो ब्रोकरेजेस का मानना है कि फिनेंशियल ईयर 30 तक इसका जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका हिस्सा 40% तक पहुँच जाएगा और साथ ही पर पैसेंजर रेवेन्यू उसकी कमाई की बात करें तो वो भी मजबूत है। और हालांकि किस तरीके से कॉस्ट प्रेशर को फिलहाल हैंडल करती कंपनी उस पर नजर रहेंगे, लेकिन आउटलुक काफ़ी मजबूत और साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। अवेलेबल सीट पर किलोमीटर यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है। तो इंटरग्लोब एविएशन आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे आज इस शो की शुरुआत में, टीसीएस के चेयरमैन आज एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने क्या कहा है एआई को लेकर। काफ़ी दिलचस्प बात कही है, इंटरेस्टिंग बात कही है। एक बार फिर से समझ लेते हैं नुपुर से। नुपुर, गुड आफ्टरनून। और क्या कह दिया ऐसा, एआई खतरा नहीं बड़ा अवसर, सुन के तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रेया। काफ़ी कुछ यहाँ पे बातें निकल कर आई है एआई को लेकर। टीसीएस का स्टॉक तो रिएक्ट नहीं कर रहा है उसको, लेकिन बाकी के जो आईटी स्टॉक्स है और स्पेशली जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट एआई में बढ़ाई है वो सारे स्टॉक्स आपको बजिंग नजर आएंगे। एजीएम में क्या बातें निकल कर आई है, टॉप बातें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चेयरमैन साहब का ये मानना है कि आईटी कंपनी के लिए एआई खतरा नहीं है, इनफैक्ट ये एक बड़ा अवसर है। जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे निकल के आएगी उससे काफ़ी बेनिफिट होते हुए दिखेगा। कंपनी के मार्जिन्स और डील की जो पाइपलाइन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर हो या फिर एआई कारोबार को लेकर हो। आय ग्रोथ भी है वो लगातार बढ़ती हुई, यहाँ पर चेयरमैन साहब का कहना है उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ लगातार मजबूत है और ये बरकरार भी रहेगी आगे चल के। एआई को लेकर आईटी इंडस्ट्री की में जो गलत धारणा है वो फिलहाल बनी हुई है। चेयरमैन साहब का क्लियरली ये मानना है कि एक धारणा बना दी गई है जो कि बहुत गलत है, क्योंकि उनका मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसे रिस्क के तौर पर ना देखा जाए। 3 साल में ग्लोबल एंटरप्राइज आईटी इंडस्ट्री की जो वैल्यू होगी वो करीबन $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकती है। क्लाइंट्स के लिए एआई प्लेटफॉर्म और सोल्यूशन ऑलरेडी कंपनी ने बनाना शुरू कर दिया, तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नजर आएगा। एआई सोल्यूशन फ्रेमवर्क में लगातार कंपनी निवेश कर रही है और वही बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों में नजर आएगा। एआई से जुड़ी जितनी भी डील पाइपलाइन है लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। Q4 में भी बढ़ती हुई दिखी थी और इस साल भी और बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। Q4 में एआई डील पाइपलाइन का साइज $2.5 बिलियन के आसपास था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, चेयरमैन साहब का ये मानना है कि फ्यूचर में जितने इंसान
कंपनी में काम करेंगे उतने ही एआई एजेंट्स भी होते हुए दिखेंगे, तो इक्वल होता हुआ आपको कंपोनेंट नजर आएगा। हो सकता है छटनी ना हो एम्प्लॉयज़ की, लेकिन जो हायरिंग है वो भी धीमी होती हुई नजर आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे जहाँ पे नज़र बनी हुई रहेगी। हालांकि एआई एक अपॉर्चुनिटी है, लगातार कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, डील पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है। एआई एजेंट ह्यूमन और दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होते हुए नजर आएगा, तो हायरिंग पे इम्पैक्ट तो होगा लेकिन चटनी भी नहीं होगी। तो नूपुर कहते हैं कि जनाब अब सिर्फ LIC एजेंटों का जमाना नहीं है, अब आपके साथ AI एजेंट भी होगा, एक बगल वाली सीट पे बैठा हुआ है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बट आज ना IT का दिन है ना मेटल का दिन है, आज नूपुर आज है बैंकों का दिन। लुक एट बैंक निफ्टी, फ्रेश इंट्राडे हाई। हम इस बातचीत को शायद एक बार कर चुके हैं, इस मसले को अगर आप देखें स्ट्राइक कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बट यस, दैट्स अ फैक्टर फॉर TCS, दैट्स एन फैक्टर फॉर एंटायर IT, बट इट्स निफ्टी IT ये बैंक 55,280। मैंने अपनी 2 बजे की कमेंट्री में आपको कहा ही था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 55,500 55,600, जहां पे अलाइंड है आपका 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इट सीम्स दैट उसका आधा तो ये कर ही चुका है। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि पोस्ट 27 अप्रैल इट्स फर्स्ट टाइम हम जब इतने बड़े फ्रैक्शन से 50 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, जरा एक बार प्रकाश सर, कल आपने सुबह सुबह एक्सिस बैंक पिक किया था, है ना। एक्सिस बैंक के सिवा और कौन कौन से बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, आई मीन HDFC बैंक को छोड़ते हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो इस अपसाइड में पार्टिसिपेट करेंगे प्राइवेट से? PSUs में तो सब चल रहे हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से। आपने मेरा BTFC कॉल ले लिया, वो है इंडसइंड बैंक, पोर्टफोलियो स्टॉक है, डिस्क्लेमर बढ़िया लगता है, सेटअप ब्यूटीफुल, और जो मोमेंटम है वो अच्छा है। यहाँ पर ट्रेड करा 924 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 915 का, ज्यादा नहीं। लेकिन जो टारगेट है ना, टारगेट फर्स्ट आएगा 940, फिर 950, 960, ये जोन है, वक्त लगेगा लेकिन वहां तक जा सकता है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है इसमें स्टॉक में। तो इंडसइंड बैंक अगेन माय डिस्क्लेमर, माय पोर्टफोलियो स्टॉक। ओके, इंडसइंड बैंक गाबा सर का पोर्टफोलियो स्टॉक है, डिस्क्लेमर सुना हमने। और गाबा सर अब दूसरा ढूंढिए या फिर BTST टाइम है अभी फिलहाल है निकाल लिया। हाँ, एक्सिस बैंक डेज आई पर, इंडसइंड बैंक डेज आई पर, SBI की तो चर्चा कर ही रहे हैं। एक बार इंटरग्लोब डिविजन हमने देखा, एशियन पेंट्स भी देख लेते हैं। क्रूड में नरमी एशियन पेंट्स हालांकि उसके बावजूद चल रहा था, हमने देखा था। आज भी डेज आई पर 2% की तेज़ी के साथ एशियन पेंट्स कामकाज करता हुआ। इस पर चार्ट चेक लेना चाहूँगी क्योंकि कमज़ोर मार्केट में भी हमने देखा था एशियन पेंट्स उतना नहीं गिर रहा था जितने सारे स्टॉक्स गिर रहे थे। हाँ, आप बताएंगे आशीष जी, एशियन पेंट्स को देखकर पिछले 6 महीने का चार्ट देखिए, थोड़ा प्रेशर में रहा है लेकिन कोशिश तो की है स्टॉक ने। पिछले साल भी 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है एशियन पेंट्स, कैसा नज़र आ रहा है? बिल्कुल श्रेया, अगर आप एशियन पेंट्स पे देखें तो करीबन 5 से 6 हफ्तों से इसने प्रायर वीक लो को क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्ट किया है, और क्रूड ऑयल में इतनी वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी ये स्टॉक ने अच्छा रुझान दिखाया। अगर आप देखोगे तो ये मार्च के महीने में करीबन ट्रेड हो रहा था 2130 के आसपास, और आज 2715 पे आ चुका है, तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। यहाँ पर बाय आप करके जा सकते हैं। होराइजन आप थोड़ा सा मीडियम टर्म अगर रखें तो ये स्टॉक फिर से ऊपर में जो 2900-3000 का आंकड़ा है वो दिखा सकता है, और यहाँ पर नीचे में जो स्टॉप आपको लगाना होगा वो 2590 का लगाना होगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ऊपर में अच्छा रुझान मिल सकता है आपको। टाइम होराइजन थोड़ा इंक्रीज करके एशियन पेंट्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ओके, एशियन पेंट्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मीनवाइल निफ्टी भी लेकर एक बार स्क्रीन पर, और निफ्टी अब डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ 128-130 अंक ऊपर नज़र आएगा, तो क्लोजिंग के तरफ बढ़ रहे हैं। और बैंक निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आती हुई फिलहाल। अब हमारे साथ जतिन जी भी जुड़ रहे हैं शो में। जतिन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में होगा। एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है, आज 20 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि करेक्शन कंप्लीट होकर एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाय करें। 425 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 455 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। ओके, PFC, हाँ, ये REC PFC जैसे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए जतिन जी का ये कॉल हो गया। PFC लगभग 2% अप है आज के सेशन में। अच्छा, पूरा क्विक कॉमर्स स्पेस फोकस में है। जेप्टो का IPO जल्द आ सकता है, और कंपनी ने IPO के लिए
अपडेटेड DRHP भी फाइल कर दिया गया है। स्विगी 3% ऊपर है आज के सेशन में, लेकिन इंटरनल देखिए 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। कंपटीशन तो है ही इस पूरे स्पेस में, लेकिन क्या कुछ अपडेट जेप्टो के IPO में मिलता हुआ ये नूपुर से समझ लेते हैं। बताइए नूपुर। बिल्कुल, स्विगी इसलिए ऊपर है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 52 वीक पर फिलहाल 52 वीक लो पे कारोबार कर रहा है। ऊपरी इस तरह से देखें तो ऑलमोस्ट 50% स्टॉक नीचे। ईटनल का भी 52 वीक हाई से देखें तो स्टॉक आपको 34% नीचे ही नजर आएगा। लेकिन कल देर रात जेप्टो की तरफ से एक अपडेट आया जहाँ पे उन्होंने DRHP फाइल कर दिया। अपडेटेड DRHP है और उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आई है। कंपेरिजन भी आपके लिए क्या है जेप्टो वर्सेज इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या अपडेट से इशू को लेकर, जो इशू ऑफर फॉर सेल होगा उसको लेकर। तो सबसे पहले कंपनी 8010 करोड़ जो है वो रेस करती हुई नजर आएगी IPO के थ्रू, जहाँ पे फ्रेश इशू यहाँ पे होते हुए दिखेगा। OFS 113 मिलियन शेयर्स जो इन्वेस्टर है नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, वो अपनी पोजीशनिंग थोड़ी हल्की करते हुए नजर आएंगे। IPO की साइज 10,000 से 12,000 करोड़ के आसपास रह सकती है और IPO से पहले हो सकता है कि कंपनी प्री IPO भी फंड रेस करती हुई दिखे। 1600 करोड़ का यहाँ पर DRHP में मेंशन किया हुआ है। पूरे IPO को मैनेज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है उसमें आपको सारे प्रोमिनेंट नाम ही नजर आएंगे। एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल, HSBC, JM फाइनेंशियल और IIFL जैसे नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे। और जो पिछली वैल्यूएशन थी जिस पर फंड रेज हुई थी जेप्टो की, उसकी वैल्यूएशन करीबन $7 बिलियन के आसपास थी। माना जा रहा है कि ये $7 बिलियन की जो डॉलर की वैल्यूएशन है ये बढ़ के इस बार IPO के बाद $10 बिलियन के आसपास होती हुई दिखे। अब एक बार मार्केट शेयर और जेप्टो का कंपेरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लिंकिट ऑलमोस्ट 44 to 46% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। इंस्टामार्ट देखें तो 23 से 25% का मार्केट शेयर है और जेप्टो 28 से 30%। तो ब्लिंकिट के बाद सबसे बड़ा प्लेयर आपको जेप्टो नजर आएगा क्विक कॉमर्स की जब बात आती है तब। अब स्टोर्स की बात करें तो डार्क स्टोर्स ऑलमोस्ट 20 to 43 है ब्लिंकिट के पास। इंस्टामार्ट ऑलमोस्ट आधे स्टोर्स आपको नजर आएंगे और जेप्टो के पास भी 1140 स्टोर्स है। Q4 की रेवेन्यूज देखे, ब्लिंकिट के नंबर्स है, ये ईटनल के नंबर्स नहीं है, सिर्फ क्विक कॉमर्स के नंबर्स आपके लिए पुल अप किए हैं। 13,232 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी थी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में। इंस्टामार्ट में मात्र 1000 करोड़ का रेवेन्यू आते हुए दिखा था और जेप्टो की बात करें तो 7,500 करोड़ का रेवेन्यू आपको नजर आएगा। Q4 के एडजस्टेड मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया था। ब्लिंकिट ने ऑलमोस्ट 37 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर आते हुए नजर आया था। हालांकि बाकी के जो दोनों प्लेयर्स आपको दिखेंगे वो घाटे में ही आते हुए नजर आएंगे। कुल ऑर्डर देखें तो 27 करोड़ के आसपास Q4 में ऑर्डर्स डिलीवर किए ब्लिंकिट ने, 11 करोड़ इंस्टामार्ट ने और 21 करोड़ ऑर्डर डिलीवरी किए जेप्टो ने। और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में ब्लिंकिट में आपको जोमेटो का भी कैश नजर आएगा, इंस्टामार्ट का भी 15,000 का कैश है जिसमें फूड का भी कारोबार आता है और जेप्टो के पास भी 5,680 करोड़ के आसपास का कैश फिलहाल बुक्स में आते हुए दिखेगा। लेकिन आगे चल के इन तीनों प्लेयर्स के लिए ग्रोथ कहाँ से आएगी वो इंपॉर्टेंट है। मार्च 2027 तक ब्लिंकिट का प्लान है कि 3,000 स्टोर हो जाए, फिलहाल 2250 के आसपास स्टोर्स हैं। टारगेट करें कि जो नॉन ग्रोसरी का सेगमेंट है वो 30% का योगदान यहाँ से देते हुए नजर आएगा क्योंकि उसके जो मार्जिन्स होते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं। इंस्टामार्ट की बात करें तो उनकी पोजिशनिंग उनकी क्वालिटी के हिसाब से तोली जा सकती है क्योंकि उनका मानना है कि क्वालिटी पर वो फोकस करेंगे, स्पीड की जगह कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स को बढ़ाने पर फोकस करने पर उनका पूरा भरोसा बना हुआ है और इनफैक्ट उनके जो प्राइवेट लेबल है नॉइस उस पर फोकस करने की बात उन्होंने पिछले कॉन्फ्रेंस कॉल में कही थी। जेप्टो की बात करें तो IPO से जो फंडिंग आएगी कंपनी को उससे वो स्टोर एक्सपेंशन करती हुई नजर आएगी, नए शहरों में जाती हुई दिखेगी, सिटी एक्सपेंशन करती हुई नजर आएगी और जो डार्क स्टोर्स है वो भी डबल करती हुई आपको दिखेगी। इनफैक्ट जेप्टो का जो कैफे बिजनेस है वहां पर भी 1000 करोड़ का एवरेज रेवेन्यू रन रेट यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है जो कि काफी पॉजिटिव है और हाई फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्स जो है उस पर डिलीवरी पर फोकस है जेप्टो का। जोमेटो पे ऑलरेडी इंपैक्ट दिख चुका है, 52 वीक से 33% नीचे, स्विगी ऑलमोस्ट 50% नीचे। वैल्यूएशंस पर नजर है ब्लिंकिट जेप्टो के, हो सकता है $10 बिलियन के आसपास के वैल्यूएशन के आसपास ये आपको आते हुए नजर आए, लेकिन कंपटीशन वाइज अभी भी ब्लिंकिट काफी आगे है। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए, डिटेल में सारी डेटाज रखने के लिए सामने। और ब्लिंकिट मार्केट शेयर में भी आगे है, पर न्यूज में भी आगे है, प्रॉफिट देखे तो प्रॉफिट कंपनी है तो जो प्रॉफिट दर्ज करती है। राइट मयूरेश जी, वैसे जेप्टो अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछे तो जेप्टो तो कोई फ़ी नहीं लेता, ना हैंडलिंग फ़ी ना डिलीवरी फ़ी। हालांकि अभी देखते हैं लिस्टिंग होने के बाद जेप्टो क्या कुछ करता है यहाँ पर कामकाज। लेकिन जेप्टो पर क्या व्यू बन रहा है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग? इनका कैफ़े एक अलग बिजनेस है जो कि ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट में नज़र नहीं आएगा आपको। जेप्टो यहाँ पर क्या व्यू बनता हुआ?
कैफे बिजनेस इज समथिंग दैट कैन बी अ वैल्यू एड, यू आर एब्सोल्युटली राइट तो के केस में। बट जो ओवरहैंग भी है कुछ कॉर्पोरेट इश्यूज या कॉर्पोरेट कंसर्न्स जो प्रमोटर्स के खिलाफ है एक्सेट्रा, दैट कैन बिकम अ बिग ओवरहैंग गोइंग फॉरवर्ड, स्पेसिफिकली जेप्टो के केस में अगर कुछ निकल के आता है, सो दैट ऑलवेज रिमेन्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी और एन ओवरहैंग ऑन टू द बुक्स। हाउएवर हमारा व्यू क्विक कॉमर्स प्लेयर्स पे यही है कि कंपटीशन तगड़ी है, कंपटीशन इंटेंसिफाई होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड विद बिगर प्लेयर्स लाइक अमेजॉन जिनके पास काफी कैश है स्पेंड करने के लिए, दैट कैन प्रॉब्ली क्रम्बल मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड। रिलायंस की एंट्री आ सकती है, एक दो बड़े और चेन्स लोकल एरियाज में या माइक्रो मार्केट्स में खुद की डिलीवरीज करने का भी सोच रहे हैं। और ये नहीं बोलना चाहिए जो अपना लोकल वेंडर होता है ये भी आई थिंक हाइपर कॉम्पिटिटिव हो गया है इन टर्म्स ऑफ इवन डिलीवरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड घर पे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंपटीशन तगड़ी है और इसके वजह से हमें लगता है आई थिंक इवन इफ द कोर नंबर्स कीप ऑन इंप्रूविंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ट्रांजैक्शन पर ऑर्डर एज एन एग्जांपल, कॉस्ट को भी उतने ही प्रोपोर्शन में आई थिंक बढ़ना पड़ेगा। नॉट दैट इट विल इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द टॉप लाइन, बट कहीं ना कहीं आई थिंक कॉस्ट भी एलिवेटेड रहेंगे जो वेफर थिन मार्जिन्स पे काम बरकरार रहेंगे। इसलिए हमें लगता है आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक क्विक कॉमर्स से हम थोड़े दूर हैं, आई थिंक देयर आर फार बेटर प्लेसेस। क्विक कॉमर्स पर थोड़ा कॉशियस व्यू है मयूरेश जी का, तो फिलहाल यही स्ट्रैटेजी रणनीति आप इस स्पेस में अपना के चल सकते हैं। हालांकि स्विगी आज काफ़ी गिरा था, इस स्टॉक को 3% ऊपर नजर आएगा आपको। चलिए अब वक्त हो रहा है चार का चौका का, सीक्वेंस बता देती हूँ आपको। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम पंकज जी से, फिर सुपरस्टार के लिए चलेंगे रचना जी के पास, चार्ट का चमत्कार जतिन जी बताएंगे आपको और मिड कैप फंडा मयूरेश जी। तो शुरुआत कीजिए पंकज जी, सस्ता ऑप्शन में कौन सा काउंटर? जी श्रेया जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के 270 का कॉल ऑप्शन, पूरा चर्चा जो है अपना बैंक निफ्टी और बैंकिंग के स्टॉक्स के लिहाज से हुआ और बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पे। 270 का कॉल ऑप्शन 10 रुपीज 65 पैसा के आसपास यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस 9 रुपए 80 पैसे का मेंटेन करें, ऊपरी लेवल पर 13 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 270 की कॉल आपको पिक करनी है। रचना जी आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे? जी मेरी तरफ से HDFC AMC रहेगा, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम है अभी और ये कल के दिन में भी कंटिन्यू करने के लिए स्पेस अवेलेबल है, तो इसको हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2480 एंड अपसाइड विद फ्यूचर्स पे हमारा टारगेट रह सकता है 2530 एंड 2550। HDFC AMC पिक हो गई एफएनओ सुपरस्टार में रचना जी की। जतिन जी आपका चार्ट का चमत्कार? जी चार्ट का चमत्कार के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे बाय करने की सलाह रहेगी। टेक्निकली एक ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। हमें लगता है कि अपसाइड में ये 91 तक जाने का दमखम रखता है। 81 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कॉल है 83.95 पे। आज का मिड कैप फंडा निफ्टी बैंक 55,300। यहाँ से चलते हैं मिड कैप फंडा की तरफ। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मुझे किर्लोस्कर न्यूमैटिक काफी पसंद आ रहा है मैं मार्केट्स में इंडिया में। हमें लगता है थिक जो कोर ऑपरेशंस है इनके, जो ये स्क्रू कंप्रेसर्स बनाते हैं, जो रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए, कोर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए, ऑर्डर बुक 2000 करोड़ के ऊपर है ये कंपनी की। तगड़े मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं। FY25 में मार्जिन इनके लगभग EBITDA मार्जिन 19% थे, दे हैव इंप्रूव्ड ऑलमोस्ट 22% इन FY26। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन 16 से लगभग 19% पे आए हैं और हमें लगता है आई थिंक विद स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूशन इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स और जो तगड़े ऑर्डर आते रहेंगे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट फ्रंट के ऊपर विद बेटर मार्जिन्स, एक टॉप डाउन बीट आ सकता है। आज हायर सिंगल डिजिट्स पे ओवरऑल एनुअलाइज्ड रेवेन्यू बढ़ा है, बट आवर ओन सेंस सजेस्ट लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियो एंड स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद कहीं ना कहीं आई थिंक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है। EBITDA मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबल मार्जिन्स कैन इंप्रूव इवन फर्दर। बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर में सॉलिड इजाफा आ सकता है और रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े रह सकते हैं। हमें लगता है किर्लोस्कर न्यूमैटिक एक हमारा अच्छा एक पार्ट एंड पार्सल है मॉडल पोर्टफोलियो का। आप इस पे जरूर नजर बनाए रख सकते हैं। ओके, किर्लोस्कर न्यूमैटिक पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा में मयूरेश जी को, आप लंबी अवधि के नज़रिए से रख सकते हैं रेडार पर। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए, किक करके रखती हूँ स्क्रीन पर। सस्ता ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा पंकज जी ने सुझाया, बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ है आज।
270 की कॉल लेनी है आपको, टारगेट है 13 रुपये का और 9.80 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। HDFC AMC रचना जी की पिक हो गई FNO सुपरस्टार में, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 2530 2550 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2480 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर चार्ट का चमत्कार जतिन जी की तरफ से आया, अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 91 का टारगेट है, 81 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और आखिर में मयूरेश जी ने मिड कैप फंडा में किर्लोस्कर न्यूमैटिक दिया है, जहां पर उनको फंडामेंटल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो खरीदारी की राय लंबी अवधि के नज़रिए से। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स की चर्चा कर ली। अब रखिए एक बार स्क्रीन पर NLC इंडिया आज प्रेशर में, ये पर्टिकुलर काउंटर 2.5% नीचे दिखाई देगा आपको। दरअसल OFS की खबरें थी जो कि CNBC आवाज़ ने आपको बताया सुबह, लेकिन OFS डिस्काउंट पर शायद इसकी वजह से ये डेंट पड़ा है। और डिटेल में समझ लेते हैं आशीष के साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए क्यों कमजोरी है? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए गिरावट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन ठीक ठाक है, इतना नहीं गिरा है क्योंकि 10% के आसपास का डिस्काउंट है। अब मैं एक बार आपको सारे टर्म्स बता देता हूँ। तकरीबन 3% OFS के माध्यम से सरकार बेचेगी। इसमें 2% का बेस इशू है, 1% का ग्रीन शू ऑप्शन है। 303 रुपये के भाव पर फ्लोर प्राइस को फिक्स्ड किया गया है। लेकिन अगर आप डिमांड के लिहाज से देखें ना, तो डिमांड बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। सिर्फ 2% के आसपास का कट इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। अब बड़ी बात है कि सरकार लगातार OFS पर OFS लेकर आ रही है और इस वित्त वर्ष में चौथा बड़ा OFS है। सबसे पहले आपको याद होगा सेंट्रल बैंक का आया था, इसके बाद कोल इंडिया, फिर NHPC और अब NLC इंडिया की बारी आ चुकी है। लेकिन NLC इंडिया एक कंपनी के लिहाज से आप देखें ना तो बहुत खास है, बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है क्योंकि लिग्नाइट मैन्युफैक्चरिंग की थी, लिग्नाइट की ये माइनिंग करती थी और वहाँ से आप देखें तो क्या पिवट किया स्टॉक ने और रिन्यूएबल्स में अब अपना दमखम बना रखा है। अब आप समझिए कि 1.5 गीगावाट के आसपास की तो इनकी रिन्यूएबल कैपेसिटी है। साथ में आप देखें तो जो टोटल कैपेसिटी है इसमें 26% तो रिन्यूएबल से आ रही है। 8 गीगावाट का इनका टारगेट है 2028 तक, 10 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, जो कि अब काफ़ी हद तक अचीवेबल यहाँ से नज़र आ रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो अब एक बड़ा कैटलिस्ट और बड़ा ट्रिगर NLC इंडिया के लिए ये भी है कि IPO ऑलरेडी DRHP फाइल हो चुका है। तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास का ये IPO होगा और Q2 के आसपास हम देख सकते हैं कि यहाँ पर IPO की जो एक्टिविटी है इसमें आपको एक बढ़त देखने को मिले। लेकिन सिर्फ रिन्यूएबल्स नहीं है, खासतौर पर आप देखें क्योंकि माइनिंग का एक्सपीरियंस कंपनी को काफ़ी बढ़िया है, तो कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर इन्होंने कर रखे हैं क्रिटिकल माइंस के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। अब इसमें आप देखें तो जो PSUs का कंसोर्शियम है जिसमें कोल इंडिया, ONGC विदेश, ऑयल इंडिया है, इनके साथ मिलकर भी कामकाज लगातार कर रहे हैं और देश में और साथ में विदेश में ये जो खनिज है इसकी माइनिंग करने का प्लान बना रहे हैं। अब आप फाइनेंशियल्स के तौर पर देखें ना तो बहुत बढ़िया टर्न अराउंड देखने को मिला था। Q4 अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन और पैट देखने को मिले। वहीं अगर आप FY26 ईयर ऑन ईयर देखें तो इनका जो रेवेन्यू थी वो 15,322 करोड़ से बढ़कर 17,490 और मुनाफा 2,714 करोड़ से 3,770 करोड़ के आसपास का देखने को मिला। तो रिकॉर्ड फाइनेंशियल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पुश है, रिन्यूएबल्स की बढ़त देखने को मिली और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि अभी जो नॉन रिटेल के लिए OFS का हिस्सा खुला हुआ है इसमें ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। स्टॉक भी सिर्फ 2% नीचे है। NLC की ये पूरी कहानी अगर आप देखें OFS की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष बताने के लिए। इस बीच मार्केट्स निफ्टी लेके आई है, दिन बिलोंग करता है निफ्टी बैंक को, इट्स अ डे हाई। निफ्टी भी अब हायर एज को हिट कर रहा है बट अभी भी ऑप्शन राइटर्स के जोन्स के नीचे। मीनिंगफुली अगर आप देखें उन्हें ऑप्शन राइटर का काम हो चुका है। 23,300 का कॉल राइटर पैसा बना के निकल चुका है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका मीनिंग सिर्फ जो है वो इस क्लोजिंग का है निफ्टी बैंक के लिए। अभय अग्रवाल हमारे साथ आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और इस बातचीत को शुरू करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका और अब इस बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी की आज बातचीत को शुरू करते हैं। श्री अभय अग्रवाल हमारे साथ पैपसी के आगे जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपकी फैक्ट शीट को रीड कर रहा था, मैं उस पर आऊँगा, आपके स्टॉक्स, आपका सिलेक्शन, आपका क्राइटेरिया, किस पे फोकस कर रहे हैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले इन पूरे सर्कमस्टेंसेस को बहुत शॉर्ट टर्म में, आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट मिड टर्म, लॉन्गर टर्म, बट हाँ शॉर्ट टर्म में RBI के इस स्टेप्स ने एक रिवर्सल तो हमें देने का मौका दिया है ना। जब
पूरे विश्व में एक बार अगर आप देखें एआई रैली थमी, वो चिप स्टॉक का कोलैप्स होना बीते शुक्रवार को, यील्ड्स का बढ़ना, हमें इमर्जिंग मार्केट्स में कॉस्पी के बहुत अगर आप देखें जलवे थे, लेकिन 2-3 दिन से तबीयत वहाँ भी नासाज सी है। और ऐसे समय में आरबीआई के एक कदम टू ब्रिंग लिक्विडिटी, टू ब्रिंग मनी और स्ट्रेंथन रुपी, आप इन कदमों को कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि हमारा हर कोलैप्स उसको भी स्पॉन्सर निफ्टी बैंक कर रहा था और हमने हिस्टोरिकली ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, तो वो भी बिना अभाव के हम निफ्टी बैंक के नहीं कर सकते। आपका टेक इस पर? जी नमस्कार वीरेंद्र। देखिए, जो भी हमारे आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सरकार जो भी कदम उठाए जहां पे हमारे लिए फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना आसान हो जाए, वो बहुत ही वेलकम कदम है। और मुझे लगता है ये जो आरबीआई ने अभी किया है ये भी एक छोटे कदम है, बहुत वेलकम है, पॉजिटिव है। और प्रॉब्लम एक ये है वीरेंद्र कि इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है लोगों का, तो जस्ट बिकॉज हमारे पास फ्लोज नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टर्स का। हो सकता है कुछ सेगमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो डिसअपॉइंटेड है इंडिया से, बट मैं कहूंगा कि एक मिक्स बैग है। जहां तक मेरी बात होती है, इंडिया को लोग देखते हैं एज अ ग्रोथ, देख रहे हैं एज अ ग्रोथ डेस्टिनेशन जहां पे रिटर्न बनने की अगले 10 साल बहुत अच्छी संभावना है। पर स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से हम ये फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे जो भी कदम सरकार उठाए, आरबीआई ने उठाए, जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स के लिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने, आरबीआई ने कहा कि हम हेजिंग कॉस्ट बियर करेंगे, विच इज अमेजिंग। मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत और अंत यहीं पे नहीं हो जाना चाहिए। सरकार को बहुत कुछ कर सकते हैं फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, एज लॉन्ग एज वो ये माने कि फॉरेन कैपिटल इंडिया के लिए जरूरी है। और एक जो मुझे लगता है सरकार का थोड़ा नजरिया था थोड़े समय पहले तक कि हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर लेंगे। मुझे लगता है कि अब जो रुपी पे प्रेशर आया उससे थोड़ा रिवर्सल है होपफुली उसका, कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, जीडीपी को ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें डोमेस्टिक कैपिटल और फॉरेन कैपिटल दोनों की जरूरत है। तो हमें एक आसान रास्ता बनाना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव कदम है और मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये पहला और आखिरी कदम नहीं है, बल्कि इसके अलावा हम देखेंगे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जहां पे हमारे लिए आसान रहेगा फॉरेन कैपिटल को लाना। उम्मीद यही करते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये तो बात हो गई जो आरबीआई ने कदम उठाए। तो इसके बाद जो वीरेंद्र जी ने भी प्रश्न पूछा, तो बैंक्स को लेकर क्या मजबूत आउटलुक बन रहा है अभय जी? और जिस तरीके से आज तो हालांकि ब्रेंट और रुपए का भी साथ मिला है निफ्टी बैंक को, पीएसयू, प्राइवेट बैंक्स में क्या भी मूड माहौल? देखिए, एक हमारे सारे जो बड़े बैंक हैं और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स हैं, जो लिस्टेड प्राइवेट बैंक्स हैं, सबका एक प्रॉब्लम जो थी पिछले जनवरी से मैं कहूंगा, और जनवरी शायद पिछले लास्ट क्वार्टर में भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है। और क्रेडिट ग्रोथ है पर लायबिलिटी, जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो गिर रही है और वो पेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जैसा इश्यू हो गया था, जहां पे बैंक्स खुद कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं पर मालूम नहीं कि डिपॉजिट्स कैसे मिलेंगे। तो ये एक नया रास्ता खुला है एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स का प्राइवेट बैंक्स के लिए। मुझे लगता है इसमें प्राइवेट बैंक्स के पास ज्यादा कैपेबिलिटी है एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स और जो एनआरआई डिपॉजिट्स है उनको अट्रैक्ट कर पाने की, क्योंकि उनके जो प्रेजेंस है मार्केट में वो ज्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जो आरबीआई के कदम है ये प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग लायबिलिटीज, जो उनका डिपॉजिट्स है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी फायदा मिलेगा, पर मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा। सो आई थिंक ये एक बड़ा ओवरहैंग था बैंक्स के ऊपर कि डिपॉजिट्स कैसे बढ़ेंगे, क्रेडिट डिमांड अच्छी है पर आपको डिपॉजिट्स नहीं है तो आप कैसे करेंगे, मार्जिन पे कितना प्रेशर आएगा, कॉस्ट कितनी पड़ेगी डिपॉजिट्स की। तो आई थिंक इस कदम से थोड़ा एक रिस्पाइट है मार्केट्स के लिए। सर ये बताइए, जो पाइपर सरिता का एक ये कैटेगरी 2 एआई फंड लॉन्च हुआ था जिसको आपने भारत टेक फंड का नाम दिया, ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा समझाएंगे इसको हल्का सा, और क्या क्या इंक्लूड किया आपने इसमें? जी वीरेंद्र, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। ये मुझे लगता है कि
जो भारत का भविष्य है हमारा, वो है इनोवेशन लेड ग्रोथ का और मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ का। तो हम एक साइकिल से निकले हैं जहाँ पे हम जाने जाते हैं सर्विसेज के लिए, पर अब जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर जो रुपये का डिप्रिसिएशन है, उससे अब सबको ये बात समझ में आ गई है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक जुमला ही नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है ये। और इसमें सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, इन्वेस्टर्स को, सबको मिलके काम करना पड़ेगा कि काफी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम ना करें, हम खुद अपने आप बनाएं। और इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो हम स्पेस टेक में काम कर रहे हैं, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज में, ड्रग डिस्कवरी में, एआई बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, स्पेस टेक है। ये जो फील्ड्स हैं जो अभी भी लिस्टेड स्पेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं है इन्वेस्टर्स के पास, वीरेंद्र, तो हमने इस भारत टेक फंड जो हमने लॉन्च किया है, उसके साथ हम इन कंपनीज को बैक करना चाहते हैं जो इंडिया का नेक्स्ट 5-6 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप है उसको ड्राइव करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा, सेमीकंडक्टर्स है, एआई है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस टेक, बायो साइंसेज, ये सारे स्पेस हैं। इनके जो स्टार्टअप्स हैं इन सारे स्पेसेस में, उसमें ये फंड इन्वेस्ट करेगा। और हमारा जो पिछला फंड था उसने भी ये किया था और बहुत अच्छा रिटर्न है उस फंड का। तो उसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आया कि हमको एक नया फंड क्रिएट करना चाहिए, भारत टेक फंड, जो डीप टेक और टेक ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग अभय जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टेक फंड। अच्छा अभय जी, आपने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर, चिप्स एक बड़ी थीम उभर सकती है भारत में भी। डेटा सेंटर को भी हमने काफ़ी, बजट में भी डेटा सेंटर को लेकर बड़े ऐलान हुए थे। तो अगर डेटा सेंटर थीम प्ले करना हो तो कौन सा स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक 4-5 बता सकें जो रेडार पर रहे अभी निवेशकों के? देखिए, डेटा सेंटर जो है वो प्ले एक बड़ा कैपिटल इंटेंसिव प्ले है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो कंपनीज जिनके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ नहीं है वो इसको स्केल अप कर पाएंगी। शायद आप 1 गीगावाट 2 गीगावाट के आप डेटा सेंटर बना लें, पर अगर हमको हाइपर स्केलर बनाने हैं जो 10, 15, 20 गीगावाट, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है एआई की, उसको मीट कर पाए, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के ही पास वो कैपिटल अवेलेबिलिटी है और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बताने के बजाय मैं कहूंगा कि आप खुद देख सकते हैं कि कौन से ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जो इसमें कमिटमेंट जिन्होंने दिया है हाइपर स्केलर डेटा सेंटर बनाने का, और उस थीम को बैक करे। आई थिंक ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड ये उतने ही जरूरी हैं जितना पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड जिनकी हम बात करते हैं, वाटर, पावर। डेटा सेंटर भी वही है, मतलब जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, वो हमारे डेटा सेंटर्स पे ही डिपेंड करेगा। पर मेरा ये कंसर्न रहेगा कि जो इंडिपेंडेंट छोटी कंपनीज हैं, क्या वो स्केल अप कर पाएंगी, क्योंकि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। अच्छा सर, फार्मा में और हेल्थ केयर में बाइंग अच्छी है, आई मीन कुछ पॉकेट्स में अच्छी बाइंग है ना। और इनफैक्ट किसी भी बहुत कमज़ोर दिन में जब ग्लोबल मार्केट्स बहुत भारी होते हैं, बाजार लैच ऑन कर रहा है हॉस्पिटल स्टॉक्स को हेल्थ केयर स्पेस में। यहाँ पे क्या एडिशन किया आप लोगों ने? हेल्थ केयर में आप टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें, हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल है, वो हमारे पोर्टफोलियो में आई थिंक 12 साल से है। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा यूनिक प्ले है जो हॉस्पिटल बेड्स में नंबर 1 है, रिटेल फार्मेसी में लीडरशिप ले चुके हैं, डायग्नोस्टिक में प्रेजेंट हैं, टेलीमेडिसिन में प्रेजेंट हैं। तो हर तरह से देखूं तो एक ग्रुप जो है अपोलो हॉस्पिटल, वो अकेला काफ़ी है एज अ प्रॉक्सी फॉर मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स। तो वीरेंद्र, उसमें टर्शरी हेल्थ केयर में तो अपोलो हॉस्पिटल है। बट फार्मा में जो आपने बात करी, हमारी पिछली बात हुई, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस समय कि फार्मा जो है एज अ स्पेस वो आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, सिर्फ अगले साल नहीं, अगले 2 साल, शायद 3 साल। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा इनोवेशन जो हो रहा है वो फार्मा में हो रहा है, और इस लेवल का हो रहा है कि हमारी जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, अब वो एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स बन रही हैं। और आपने मुझसे पिछली बार भी पूछा था हमने क्या ऐड किया था पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो हमारा है पब्लिक डोमेन में, और मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर छोटी कंपनीज भी जो हमने ऐड करी थी, सेनोरस फार्मा वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, सकार हेल्थ केयर, और उसके साथ दिवीज,
भी हमारे पोर्टफोलियो में काफी साल से है। सो आई थिंक ये जो कंपनीज हैं, मुझे लगता है ये मल्टी बैगर्स बनेंगे यहाँ से भी, क्योंकि जो इनोवेशन साइकिल जो इन्होंने जिसपे इन्होंने जर्नी करी थी पिछले 4-5 साल, अब उनको पूरा फायदा मिल रहा है। सो फार्मा मुझे लगता है कि बहुत बड़ी थीम है इंडिया में, जो अभी भी इन्वेस्टर्स अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और लगातार आपने चर्चा की है सर फार्मा स्पेस को लेकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी, सीएनबीसी आवाज़ पर भी लगातार। अच्छा, ये आईटी स्पेस को लेकर अभी थोड़ा क्या सर आपका नज़रिया आप चेंज हुआ है या फिर आपका व्यू इंटैक्ट है? आज भी गिरा है, आज टीसीएस के चेयरमैन चंद्रशेखर जी का बयान भी आया, एआई एजेंट्स की संख्या ह्यूमन एम्प्लॉयज़ जितनी होगी अब आने वाले समय में। कैसे देख रहे हैं आप और आईटी स्पेस पर क्या व्यू है अब? देखिए श्रेया, मैं चाहूंगा कि हमारी आईटी कंपनीज बहुत अच्छा करें, हम मतलब ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स बने, और थे भी एक टाइम पे। पर उसके बाद जो हमारा डिसेंट हुआ आईटी सर्विसेज का, वो बड़ा कंसर्निंग है। और क्योंकि हम अभी भी हमारी कंपनीज एआई को एक सर्विस की तरह देख रहे हैं, वो अभी भी एआई को एज अ प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो सर्विसेज हैं वो प्रोडक्टाइज हो गई है, पर हमारी जो कंपनीज हैं अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी एआई एज अ सर्विस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, और जब तक ये इशू रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा। और या फिर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें सडनली हमको एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखे, या फिर हमें एक मैनेजमेंट कमेंट्री कहे कि अब हमने ग्रोथ ट्रैक पे है, 10% 15% का ग्रोथ करेंगे, तो मेरा इंटरेस्ट आएगा वापस इस सेक्टर में। पर मुझे लगता है अभी हम उससे बहुत दूर है। मुझे लगता है अर्निंग्स एट रिस्क है, और मुझे लगता है अगले क्वार्टर में या 1-2 क्वार्टर में हमें एक डीग्रोथ भी दिखे अर्निंग्स का, तो मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इस स्पेस में, आईटी सर्विसेज स्पेस में, डबल डिजिट रिटर्न बनेगी या एक हाई सिंगल डिजिट रिटर्न भी बनेगी इन्वेस्टर्स के लिए। आईटी के दिन अभी थोड़े मुश्किल होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अभय जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ गुड इवनिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं और निफ्टी लेकर आइए, 124 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी, 1143 अंक ऊपर के करीब अब क्लोज होने की तैयारी, डेज हाई के आसपास ही, ऑलमोस्ट 2% से ऊपर। तो क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या हो वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है आज के प्राइस एक्शन को देखकर कैरी करें हिम्मत करके, या फिर अभी भी फ्रेश व्यू लिया जाएगा? देखिए श्रेया, निफ्टी बैंक को तो कैरी कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जो माइलेज आपको मिला है, देखिए निफ्टी बैंक में एक बात समझिएगा श्रेया, बिट ऑफ रेजिस्टेंस एट 55,500 वो लॉजिकली मिलेगा। किसी भी बड़े मूव के बाद कॉल राइटर्स आते हैं, अगर आप डरे हुए हैं, आपको लगता है कि भाई ठीक है 55,300 तो मिल ही गया, 200 मिल गया, ठीक है आप निकल सकते हैं। बट लॉजिकली ये अभी लगभग 55,500 और एटलीस्ट 55,800 का स्कोप रखता है निफ्टी बैंक। पर एक बात याद रखिएगा, अगर कोई ग्लोबल मार्केट्स में कुछ अनहोनी होती है जो क्रूड को प्रभावित करती है शेयर, तो वो आपका डाउन साइड खो सकती है, वो आपकी रैली को पंचर कर सकती है, उसका आपको स्पेस देना पड़ेगा। इन दैट केस अगेन डाउन स्विंग टुवर्ड्स 54,600, 700 पॉसिबल है। मैं अभी मानता हूं कि किसी भी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज में कोलैप्स हुआ तो ये 20 डेमा और 54,500 के नीचे नहीं जाएगा। बट टेक्निकली कह रहा हूं मैं, अगर आपके पास 300-400 पॉइंट वैल्यू एट रिस्क रखने का टाइम है, तो स्टिल अ स्कोप ऑफ 55,600, 800 परसिस्ट इन निफ्टी बैंक। मैं निफ्टी को टच नहीं करूंगा शेयर, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट अगला कमेंस होगा आज, उसमें आपको नजर आएंगे 23,300 और 23,200 के कॉल राइटर्स। तो जब तक कि आप इस जोन में, जरा निफ्टी का 10 डे ड्रॉ करिए, जब हम बात कर ही रहे हैं तो उसको यहाँ पे स्क्रीन पे रख देते हैं। वी आर क्लोजिंग एट 23,242, है ना। आपका 10 डे परसिस्ट करता है करीब 415, तो आपको एटलीस्ट 415, आपको एटलीस्ट 20 डे तक का सफर तय करना है, जो कि 550 पे है। तो आपको पहले 23,350, 360 पार करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज निफ्टी बैंक क्लोज हो रहा है 50 डेमा के ऊपर, और निफ्टी इवन 10 डेमा के इर्द गिर्द भी नहीं है, एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंशियल। इसलिए कह रहा हूं, कैरी ओनली स्ट्रेंथ, नॉट कंफ्यूजन, और नॉट, आई थिंक कहते हैं ना, आई मीन विदाउट एनी कन्विक्शन किसी इंडेक्स को कैरी नहीं करेंगे श्रेया। बिल्कुल सही बात है, जहां पर स्ट्रेंथ हो उसी के साथ जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी फिलहाल अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी
वैसी स्ट्रेंथ या फिर कन्विक्शन निफ्टी से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी डिस्कस कर लेते हैं। डीलर्स के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स नुपुर से समझ लेते हैं। नुपुर बताइए। बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी में वीकली एक्सपायरी तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे आते हुए नजर आया। हालांकि बैंक्स और पीएसयू बैंक्स पर ही ब्रोकर्स की और डीलर्स की सलाह यहाँ पे खरीदारी की तरफ आती हुई नजर आ रही है। सारे पीएसयू बैंक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से यहाँ पर बाइंग आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स फोकस में बने हुए, फाइनेंशियल सर्विसेज के और न्यू एज कंपनी के स्टॉक भी आज फोकस में बने हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल कैपिटल मार्केट से डीलर्स को पसंद आते हुए नजर आ रहा है। वो स्टॉक जो है वहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 5% ऊपर आपको ये स्टॉक नजर आएगा और डीलर्स की सलाह की यहाँ पर जो है खरीदारी आती हुई दिखी है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। एक और स्टॉक पेटीएम, यहाँ पर भी भरोसा डीलर्स की तरफ से आते हुए दिखा है। हो सकता है कोई पॉजिटिव खबर यहाँ पर आती हुई नजर आए, जिसके पहले एक अच्छा खासा मोमेंटम और इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। 4% स्टॉक ऊपर है। कोई तो पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, जिसकी वजह से डीलर्स जो है काफ़ी बुलिश स्टॉक पे होते हुए नजर आ रहे हैं। पेटीएम 4% ऊपर और वहीं क्लोज होने की तैयारी। तो डीलर्स के रडार पर मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी, तो रखिए रडार पर। साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी डीलर्स को स्ट्रेंथ नजर आ रही है। शुक्रिया नुपुर जानकारी देने के लिए। अब हमारे पैनल से समझ लेते हैं कि वेडनेसडे के सेशन के लिए वो क्या कैरी करेंगे। बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। जतिन जी, शुरुआत आपसे बताइए। फिर बुधवार के लिए कौन सा काउंटर? देखिए, हमें लगता है कि एमआरपीएल में डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है, तो वो लॉन्ग करके चला जा सकता है। 158 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 167 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। ओके, एमआरपीएल 160 पे आपका बाय कॉल है। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरी तरफ से बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकता है, पर यहाँ पे हम फ्यूचर्स पे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 146 एंड अपसाइड पे हमारा कल के लिए टारगेट रहेगा 152 एंड 154। बैंक ऑफ इंडिया रचना जी की पिक हो गई। कविता जी, आपके पिक? तो श्रेया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है अदानी ग्रीन में। अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, दैट इज साइडवेज जोन से बाहर निकला है। एक कंटिन्यूएशन डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड मोमेंटम 1580 1600 तक का बनते हुए दिखना चाहिए। अंटिल काउंटर 1499 के ऊपर मेंटेन है। अदानी ग्रीन को लेकर जाएगा। अदानी ग्रीन 1533 पे आपका बाय कॉल। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे? मेरा ध्यान है कैनरा बैंक पर। बैंकिंग क्षेत्र से सेटअप सही है। ट्रेड करें 137.55 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 136 का 150 पैसे का स्टॉप है। टारगेट होगा 140 प्लस। कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक आवश्यक की पिक हो गई। 4.5% अप, वहीं पे क्लोज होने की तैयारी। पंकज जी, वेडनेसडे के लिए कौन सा काउंटर? श्रेया जी, देखिए गॉडफ्रे फ्लिप के अंदर पिछले 1 घंटे के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विटनेस हो रहा है यहाँ पे, और काफी एग्रेसिव प्राइस एक्शन यहाँ पर नजर आ रही है। 2283 2285 की रेंज में फिलहाल ट्रेड कराए। 1% का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 2260 रुपए का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 2350 रुपए तक के टारगेट्स को ओपनिंग टिक में देखने मिलना चाहिए। गॉडफ्रे फिलिप पंकज जी की पिक हो गई। 4.5% अप, ये भी वायदा के गेनर्स में इसने भी जगह बनाई। अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ते हुए ब्रेथ भी अच्छी रही होगी आज की सेशन की। कल की खराब ब्रेथ के बाद आज आंखों को थोड़ा सुकून मिलेगा। वीरेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, बहुत सुकून नहीं, अगर आप देखें सुकून, राहत, खुशी सब कुछ मिलेगी आपको ब्रेथ देखकर आज। हालांकि ये ब्रेथ और अच्छी होती है अगर मेटल्स और आईटी कुछ अच्छा करते हैं। 113 लॉन्ग रेट सेंसिटिव्स यहाँ पे आज अच्छा करके गए। 69 में शॉर्ट कवर, 21 में शॉर्ट और 13 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये है कुछ, अगर आप देखें आज लेखा जोखा लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग का। अब आते हैं स्टॉक्स पे, ड्रिफ्ट होते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, न्यूज इम्पैक्ट, बैंक ऑफ इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक सभी काउंटर्स में शानदार मूव था। 7.6554% शॉर्ट कवरिंग थी इरेडा में। पीएनबी, गॉडफ्रे फिलिप्स, स्विगी, बजाज होल्डिंग्स, इन सभी काउंटर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अगेन बैंक्स आज मशरूफ रहे शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग में। एनटीपीसी, टाइटन कोलैप्स हुआ आज। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर्स, पावर ग्रिड, ये सब बैकफुट पे थे आज। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप था और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। उसमें ओएनजीसी लाजमी है क्रूड के रिट्रेसमेंट के बाद। इन्फो एज
ऑल इंडिया, टेक महिंद्रा और ओरेकल फाइनेंशियल, इन सभी काउंटर्स में आज पेन था। मैं कह रहा था ना आपको 10 मिनट पहले कि निफ्टी में वो आया हुआ मूव बहुत टिकेगा नहीं, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं था। आई मीन हम कहाँ गए थे 23,275 तक, लेकिन देखिए फिजल आउट हो गया। निफ्टी इज स्टिल स्केप्टिकल, बट निफ्टी में एक अच्छी बात जानते हैं क्या है, कल जहां प्राइस नहीं टिका था आज प्राइस वहां टिका है। आज हमने अपने लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन करने की कोशिश की है। आज हमने एक डिफरेंशियल क्रिएट किया है वर्सेस 23,067, 23,000 के पुट राइटर्स, 23,100 के पुट राइटर्स, 23,200 के पुट राइटर्स। अगर इन्होंने कल कुछ दमखम दिखाया तो एक अच्छी चीज बनेगी कल के लिए, बट लेट्स सी। निफ्टी बैंक इज डूइंग वेल। निफ्टी आईटी जहां पे क्लोज हो रहा है, याद रखिएगा 122 अंक नीचे, वो इस दौर की अभी भी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी होगी, मतलब 18 मई के बाद की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। श्रेया। निफ्टी आईटी इसने तो खराब किया है मूड, और करीब करीब अब देखिए तो नीचे लगभग 1% की करीब गिरावट। लेकिन एक बार वोडा आइडिया रखिएगा, राहत की खबर थी उसके बावजूद कोई खास रिएक्शन नहीं मिला। वोडाफोन आइडिया ऊपर इस तरह से गिरा है, हालांकि चला भी स्टॉक 15 के ऊपर गया था एक बार, 15 के करीब गया था, तो वहाँ से थोड़ा फिसलता हुआ। इस पर एक चार्ट चेक लूँगी। गाबा सर, भारतीय एयरटेल आपने सुबह दिया था, वोडाफोन आइडिया को आपने अवॉइड किया था, और देखिए आपने कहा था आइडिया इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ऊपर इस तरह से फिसला है। लेकिन इस गिरावट को कैसे ट्रीट करें, शॉर्ट करें या फिर अवॉइड करें? एक्चुअली इज द फटीग्ड, थक गया ऊपर, बाय करने का तो चांस नहीं है। शॉर्ट कर सकते हैं बिल्कुल, इतना स्ट्रेच हो गया, अनस्ट्रेचिंग तो होगी। अब ट्रेड कर रहा है 14-13 के आसपास, 15 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, मगर करीब 80-85 पैसे का स्टॉप है, लेकिन 13 रुपीज पॉसिबल है। तो मेरी वीक आइडिया इज सर्टेनली नॉट अ गुड आइडिया। वीक है वोडाफोन आइडिया फिलहाल, चला भी काफ़ी स्टॉक बीच में, लेकिन आज मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ। कुछ और काउंटर्स देखते हैं। एक बार ऑटो पैक से रखिएगा, मारुति सुजुकी लगभग 1.5% ऊपर है और वहीं पे क्लोज होने की तैयारी। एक बार रखिए आप आयशर मोटर्स भी, तो निफ्टी का टॉप गेनर बना ही हुआ है, 2% ऊपर नजर आएगा आयशर मोटर्स। हालांकि ऊपर इस तरह से इसने भी बढ़त गवाई, लेकिन अभी भी देखिए तो 2% ऊपर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, तो ये सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट रखिए एक बार, 1% ऊपर ये भी, और ग्रासिम भी रखिएगा, यहाँ पर भी लगभग 1.5% की तेज़ी नज़र आएगी आपको। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ क्लोज होने की तैयारी? FMCG पैक में स्ट्रेंथ थी, नेस्ले हमने डिस्कस किया था। एक बार HUL भी रख दीजिए, ये भी 1% ऊपर और यहाँ पर क्लोज होने की तैयारी। लेकिन चार्ट चेक लेना चाहूँगी आयशर मोटर्स पर मैं, और आयशर मोटर्स का चार्ट आप देखिए कविता जी, और बताइए स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या जो 2% ऊपर है? So, श्रेया साइडवेज जोन में है काउंटर, अभी एक अपने एवरेजेस से एक पॉजिटिव मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है, बट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आते हुए दिखते हैं अराउंड 7300 7400 पर। सो पोजीशनिंग अगर है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 7110 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में कर सकते हैं। आयशर मोटर्स ये अच्छा करता हुआ आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो रहा है। एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज निफ्टी ऑटो इंडेक्स रखेंगे जरा, एक बार निफ्टी ऑटो देखेंगे और इसके कंट्रीब्यूटर्स को भी देखेंगे। निफ्टी ऑटो में 3-4 इंडस्ट्रीज को स्कैन कर रहा था, वो क्या कर रहे हैं। निफ्टी ऑटो आज 26,002 पे, आज इसका क्लोज अच्छा है, और मतलब आज इसने ना फिर एक बार एवरेजेस की ट्रैजेक्टरी में जाके अगर आप देखें अपना क्लोज दिया। प्लीज़ रखिएगा कंट्रीब्यूटर्स सिर्फ आयशर मोटर्स ही या फिर कुछ और भी है जो यहाँ पे सर अच्छा कर रहा है। सबसे वीक क्या था इस पॉकेट में, वो था M&M। एक बार M&M लेके आइए। वीक था यहाँ पे अशोक लेलैंड। M&M आज करीब आप समझिएगा कि 2990 पे आके क्लोज हो रहा है। एक एफर्ट किया इसने टेंजमा को क्रॉस करने का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। सेम इज़ द केस विद अशोक लेलैंड, तो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं। आई थिंक वो आयशर मोटर्स तक ही सीमित थी। और एक बार प्लीज़ ज़रा आप रखिएगा एक और स्टॉक जिसने 2 इम्पैक्ट, लॉरस और मैनकाइंड। फार्मा में जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ थी वो थे लॉरस और एक मैनकाइंड, दोनों स्टॉक्स रखिएगा और दोनों के OI भी रखिएगा। लॉरस एट 1424, और जैसे कि मैं कल प्रश्न पूछा था इस पैनल में, क्या इस रिट्रेसमेंट को हल्के से डिप को बाय किया जाए? पंकज आपका टेक क्या होगा, मैनकाइंड या फिर 1424 पे लॉरस? दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? वीरेंद्र जी, कल मुझसे ही बात हुई थी लॉरस को लेकर, और मुझे अभी भी लॉरस के ऊपर ही कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा नजर आता है। देखिए, ये एक रिट्रेसमेंट के रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1424 के आसपास।
स्टॉप लॉस बेहद छोटा होना चाहिए। 1410 का ऊपरी लेवल पर 1450 रुपए तक के टारगेट्स ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिल सकते हैं और पोजिशनली मुझे लगता है 1480 रुपए तक भी आ सकता है। ठीक है, 1480 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉरस लैब्स में स्ट्रेंथ है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लॉरस लैब्स ने दिखाई है। डिफेंस में आज अच्छा मूव था। डेटा पैटर्न्स रखे एक बार 11% ऊपर आज के सेशन में डेटा पैटर्न्स, और इसका 6 मिनट का चार्ट भी रखिएगा एक बार डेटा पैटर्न्स। हालांकि पूरे डिफेंस पैक में अच्छी हमें रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन डेटा पैटर्न्स आज 11% ऊपर है। मुझे याद है गाबा से निकल पारस डिफेंस सुझाया था। पारस देखिए 6 महीने में 77% से ज़्यादा के रिटर्न डेटा पैटर्न से मिले हैं। पारस डिफेंस भी रखेगा एक बार स्क्रीन पर। कल गाबासर के पिक में शुमार था पारस डिफेंस, और ये आज भी देखिए तो 7.5-8% की तेज़ी के साथ कर रहा है कामकाज। यहाँ पर इसका भी रखिए 6 महीने का चार्ट, 56% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। मिधानी रख दीजिए 7.5% ऊपर। एक्सिस गेट्स तो इसमें तो 5% की तेज़ी। एस्ट्रा माइक्रो ये भी सचिन जी ने कल परसों में सुझाया था पैनल में हमारे, तो यहाँ पे अच्छे मूव्स मिले। गाबस आए क्या हमारे साथ, क्योंकि पारस डिफेंस का जो उन्होंने टारगेट दिया था कल, गाबस से क्या टारगेट थे पारस डिफेंस? 7.5% आज भी ऊपर है। मुझे ध्यान तो नहीं, लेकिन टारगेट अचीव हो गया होगा। लेकिन अब अभी एडवांटेज ये है कि 1000 जो पार किए ना, वो दिल से पार किए है, सस्टेन करा कि अभी यहाँ पर साइडेज मूव मिल सकता है, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है पारस डिफेंस में, तो इससे स्टिल अ बाय। एंड अगर किसी के पास है तो जस्ट पुल इट ऑन, क्योंकि सेटअप के हिसाब से यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है। नियर टर्म टारगेट 1100 के हो सकते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है। ट्रेडिंग बेट नहीं है, लेकिन बट यस, बाय एंड होल्ड स्टॉक पारस डिफेंस। बाय एंड होल्ड किया जा सकता है पारस डिफेंस को, पोर्टफोलियो स्टॉक के जैसे ट्रीट कर सकते हैं आप। अच्छी तेज़ी डिफेंस में। बेल राइज एक बार रखिएगा, हालिया लिस्टेड स्टॉक है, और आज रिपोर्ट थी ब्रोकरेज की, HSBC की इनिशिएटिव रिपोर्ट। बेल राइज उसके बाद 8.5% ये भागा, 9% के करीब। यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी थी। कुछ कैश काउंटर्स बता दे रही हूँ जहाँ पर आज अच्छी क्लोज मिली है। लेकिन दूसरी ओर एक बार श्नाइडर रखिए। श्नाइडर आज तो हालांकि पूरे स्पेस में थोड़ी गिरावट है, कल भी थोड़ी गिरावट थी, लेकिन जब ये स्पेस चल भी रहा था तब श्नाइडर एक तरफा टूट रहा था, और श्नाइडर आज भी 4% नीचे नजर आएगा आपको। ऊपर से बढ़त गवाई है इसने, तो इस पर्टिकुलर काउंटर में कुछ तो हुआ है। लगातार एक तरफा बिकवाली। 1 महीने का चार्ट रखिएगा तो देखिएगा आपको 17% के करीब डेंट पड़ा है श्नाइडर में। तो फिलहाल ये कुछ कैश के काउंटर्स, लेकिन अब सीधे क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और क्लोजिंग बिग वॉल पे देखते हैं। ट्यूसडे का सेशन, मंगल का दिन, मंगल निकल गया। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। जी मंगल रहा निफ्टी बैंक के लिए, बाकी निफ्टी में तो दंगल मचा रहा शायद, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, बट स्टिल इट्स अ फार बेटर क्लोज अगर आप कंपेयर करें जो सर्कमस्टेंसेस हमें सुबह मिल रहे थे कल। और एक बार आपकी स्क्रीन पे नीचे देखिए। जी हाँ, आज मिड कैप स्मॉल कैप में वो रंगत फिर लौटी, स्पेशली मिड कैप लगभग 800 अंक ऊपर रहे। आईटी बैकफुट पे था बट नॉट डिसाइसिवली। निफ्टी बैंक शानदार पारी खेली इसने। स्टिल मैं जैसे कह रहा था कि आपको ये इंडेक्स जुझारूपन कर रहा है हार लेवल्स पे भी। 52,245। स्मॉल कैप लगभग 0.2% ऊपर, शानदार तेजी यहाँ पर भी थी। उसके बाद निफ्टी करीब 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर ऑफ बुल्स 2264, लगभग 2264 एडवांसेस। अब आएंगे आपकी स्क्रीन पे सेक्टोरल इंडिसेस। यहाँ पे अगर आप आईटी को छोड़ते हैं जो कि साइडवेज स्लाइटली नेगेटिव बैच रहा, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स सबने एंजॉय किया। अगर आप देखें आज के सेशन को, डिफेंस स्पेस में मूव अच्छे थे। कैपिटल मार्केट थी, मेटल्स 0.5% ऊपर था। एफएमसीजी अगर आप देखें करीब 0.5% ऊपर था। आईटी बैकफुट पे ऑटो स्ट्रॉन्ग था। रेट सेंसिटिव अच्छा कर रहे थे, फार्मा अच्छा कर रहा था। रियल्टी अगर आप देखें 1.5% ऊपर। ऑयल गैस पॉकेट मिक्स थी। बाकी कैपिटल गुड इंडेक्स अगर आप देखें 1% ऊपर। एनर्जी स्पेस में अगर आप देखें फ्लैट रुझान था। उसके बाद आइए निफ्टी के ग्रिड पर। निफ्टी के अगर आप 50 स्टॉक्स के बिहेवियर को देखें तो यहाँ पर आज इंडिगो शानदार पारी, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, क्रूड का रिट्रेसमेंट, उसके बाद जो फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई कल से ही अगर आप देखें बहुत दृढ़ था अगर आप देखें। और बाकी कोलैप्स आज ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाइटन और पावर ग्रिड और टेक्निकल मार्केट शट। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 235,259 और एक डिसेंट क्लोज जस्ट अगर आप देखें मध्य में। मैंने कहा था ना सुबह आपको, अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो आपके लिए इस फ्लैट ओपनिंग का भी एक मीनिंग है ना। वो क्या था कि आप 23,300 की या फिर 23,200 की एट द मनी कॉल पुट बेचिए, पैसा बनेगा। तो वो निफ्टी ने स्कोप दिया ऑप्शन राइटर्स को पैसा बनाने का, लेकिन दिल जीता आज निफ्टी बैंक में। शानदार, है ना।
बिल्कुल शानदार क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तरफ से रही है। मंगल का दिन मंगल रहा, बैंक निफ्टी ने बहुत सहारा दिया और ब्रेथ भी काफ़ी अच्छी थी। तो आज का दिन तो निकल गया, लेकिन वेडनेसडे का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे क्यू समीकरण के साथ फिर से हम हाजिर होंगे कल मॉर्निंग कॉल्स में मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।